औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जैसा कि आप सबको मालूम है कि फ़ेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में एसएसटी का जो इंटरव्यू होना है आपका, तो उसके मैंने आपको जो पिछले हमारा एक लाइव लेक्चर हुआ तो उसमें मैंने बताया था कि 3 उसके मेजर कंपोनेंट्स होंगे। मैं क्विकली उनको रिवाइज़ कर देता हूँ उन चीज़ों को, शायद बहुत से लोगों ने वो लाइव लेक्चर ज्वाइन ना किया हो, तो इसलिए मैं वो चीज़ें क्विकली रिवाइज़ कर रहा हूँ 1-2 मिनट में। तब तक हमें जो हमारे पार्टिसिपेंट जिन्होंने ज्वाइन करना है वो भी ज्वाइन कर लेंगे। आवाज़ और स्लाइड्स क्लियर है जी? जी सर। यस सर। आपके इंटरव्यू के ना 3 मेजर चार मेजर पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड किया था। सबसे पहले था आपका इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि आपने अपना एक कम्प्रिहेंसिव सा इंट्रोडक्शन तैयार करना है। इंग्लिश में भी करें, उर्दू में भी करें। आपसे इंग्लिश में पूछा जाए तो इंग्लिश में बताएं, उर्दू में पूछा जाए तो उर्दू में बताएं। इसमें आपका नाम, आपकी वल्दियत, जिस शहर से आप ताल्लुक़ रखते हैं उस शहर का नाम, आपकी क्वालिफ़िकेशन। अब क्वालिफ़िकेशन मतलब आपसे पूछा जाता है कि briefly introduce yourself in 1 minute only। तो इस तरह से अगर स्टेटमेंट दी जाए तो फिर आपने कम्प्रिहेंसिव सा इंट्रोडक्शन देना होता है, इन डिटेल नहीं देना होता। तो इसमें आप अपनी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन मास्टर डिग्री प्लस एमफिल डिग्री आपके पास है वो बता दें। ठीक है, एक्सपीरियंस आप इस वक्त कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, कोई ऐसा इनिशिएटिव। अभी कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट ने मुझे कहा कि सर मेरी एक जगह जॉब हुई थी प्राइवेट, तो फिर वो मैं छोड़ के आफ्टरनून स्कूल में मैं फिर अपने ही गांव की बच्चियों को फ्री अपने घर में पढ़ाती हूँ। अब ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। इस तरह की चीज़ें आपको आगे ले जाने में आपकी हेल्प करेंगी। तो इस तरह के एक्सपीरियंसेस जो आपके हैं वो भी आप शेयर करें। अचीवमेंट्स आपकी हैं, कोई बोर्ड में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में कोई पोजीशन है, कोई डिबेट्स में, स्पीचेस के अंदर, आर्ट, ड्राइंग, किसी भी इस तरह की कोई आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर कोई भी अचीवमेंट है, एकेडमिक अचीवमेंट्स हैं, वो आप बता सकते हैं। मिशन स्टेटमेंट है, आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। मेरी इस एडिशन से मेरे गाँव की बच्चियों को एक मोटिवेशन मिलेगी, मेरी फैमिली को एक मोटिवेशन मिलेगी। वो तमाम पेरेंट्स जो हमारे इलाके के अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे, तो वो मुझे देख के मैं एक एग्जाम्पल सेट करूँगी, तो वो भी मेरे पीछे अपनी बच्चियों को पढ़ाएंगे वगैरह वगैरह। आप इस तरह की कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट 1-2 ऐड करें। और ये भी कि मुझे अल्लाह ने सलाहियतें दी हैं, मैं ये चाहती हूँ कि जो स्किल मेरे पास है तो मैं मैक्सिमम उस स्किल को आगे उन बच्चियों तक पहुँचाऊँ जो हमारे, चूँकि पाकिस्तान के अंदर जो फ़ीमेल एजुकेशन है इसमें बहुत सारी जो है ना वो डिस्पैरिटीज़ अभी स्टिल एग्जिस्ट करती है। मैं ये चाहती हूँ कि उनको मैं ओवरकम करूँ, जितना कुछ रोल मैं प्ले कर सकती हूँ एट्सेट्रा। तो इस तरह की कोई स्टेटमेंट आप ऐड करेंगे। ये नंबर 1 था। नंबर 2 आपका सब्जेक्ट बेस्ड नॉलेज है। ये टीजीटी आपका इंटरव्यू टीजीटी का है, आपका इंटरव्यू है इसका एसएसटी का, तो दोनों सिचुएशन में सेम बात। सब्जेक्ट नॉलेज से मुराद ये है कि आपका जो बीएस या मास्टर डिग्री किस सब्जेक्ट के अंदर है या एमफिल है आपका, तो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसा भी पॉसिबल होगा कि किसी बंदी या बंदे से कोई एक क्वेश्चन भी ना पूछा जाए, ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो एजुकेशन साइड पे मूव करते हैं डायरेक्टली और उसी साइड पे रहते हैं, इधर आते ही कोई नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपके सब्जेक्ट का बंदा मौजूद नहीं होगा। इंटरव्यू पैनल जो भी होगा उसमें आपके सब्जेक्ट का बंदा या बंदी मौजूद नहीं होगा, वो जनरल होंगे सारे। एक एजुकेशन का बंदा मौजूद होगा, एक यानी टीचिंग का, ठीक है, एक चेयरमैन होगा, एक साइकोलॉजिस्ट होगा या होगी, ठीक है, इस तरह करके। या हो सकता है दूसरा बंदा भी जनरल हो, एक सब्जेक्ट एक जो है वो एजुकेशन फील्ड से होगा लाजमी। तो इसलिए इस फील्ड को आपने टच ज़रूर करना है, क्योंकि यहाँ से जनरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मिसाल के तौर पर आपका फ़िज़िक्स है तो और वो बंदा कोई कम्पिटेंट है और उसे पता है कि नोबल पीस प्राइज़ 2023 या 24 किसको मिला है, आपसे सवाल हो सकता है। लिटरेचर में किसको मिला है, ठीक है, केमिस्ट्री में किसको मिला है, बायोलॉजी में किसको मिला वगैरह वगैरह। तो इस तरह की जो करंट चीज़ें हैं ना वो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड स्टडी करें। इन डेप्थ नहीं पूछा जाएगा आपसे कुछ। बहरहाल पॉसिबल है कि एक जनरल बंदा जो आता है उसका सब्जेक्ट केमिस्ट्री और लकीली आपका भी केमिस्ट्री हो, वो सही घुमाएगा आपको। और ऐसा चांस किसी 1-2-4 के साथ हो सकता है, हर एक के साथ नहीं होगा। तो जो भी आपका मास्टर एमफिल पीएस का सब्जेक्ट है उसको देख के जाएं, उसकी बेसिक्स आपको पता हो। मिसाल के तौर पर किसी का इंग्लिश सब्जेक्ट है तो मेरा नहीं है, तो सपोज़ करें कि वो किसी
नॉवल के बारे में पूछ लेते हैं कोई बात, कोई जो फेमस हैं, ठीक है। तो जो फेमस राइटर हैं, पोइट्स हैं, जो पोइट हैं, जो भी उनसे रिलेटेड, कोई पोइट्री से रिलेटेड कोई चीज़, जो फेमस चीज़ें, यही पूछेंगे, क्योंकि अब मैं इंग्लिश का नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता ज़्यादा चीज़ों का, ठीक है। तो मैं वो चीज़ें पूछूंगा आपसे अगर मुझे इंटरव्यू लेने का मौका मिला, कि जो हमारी जो है ना वो क्या कहते हैं, फेमस हैं, जो मुझे पता है बस। तो इसमें ज़्यादा सब्जेक्ट से रिलेटेड पता नहीं होगा उन लोगों को, बहरहाल फिर भी सवाल हो सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा आपका पोर्शन होगा वो इस एरिया से होगा, पेडागोजिकल नॉलेज, ठीक है। अब इससे रिलेटेड मेरी सब्जेक्टिव बुक है, उसमें पास्ट इंटरव्यू क्वेश्चन भी मौजूद हैं, ऑलमोस्ट 800 विद आंसर मौजूद हैं। तो उसकी एक वीडियो प्लेलिस्ट है, आई थिंक वो भी मैंने आपको भेजी है, दोबारा भी आज मैं ग्रुप में भेज दूंगा, आप उनको सुने। मैं थोड़ा सा स्लो स्लो अभी इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि अभी चीज़ें जो है ना वो अभी टाइम आपका 1.5 मंथ ऑलमोस्ट पड़ा है इंटरव्यू स्टार्ट होने में, अभी डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ, उस पर 15-20 दिन 25 दिन लग जाते हैं, उसके 20-25 दिन बाद फिर इंटरव्यू स्टार्ट होते हैं। तो इसलिए तकरीबन 1.5 माह मिनिमम टाइम आपके पास अब मेरे हिसाब से अभी पड़ा है। बहरहाल इसमें आपसे जो सबसे ज़्यादा चीज़ें पूछी जाएंगी, क्योंकि आपकी जॉब है टीचिंग कैडर की, तो टीचिंग से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे, कौन सी टीचिंग बेस्ट है, टीचिंग के प्रॉब्लम्स क्या हैं, स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्लासरूम के प्रॉब्लम्स क्या हैं, स्कूल के प्रॉब्लम क्या हैं, करिकुलम के, टेक्स्ट बुक्स के, लेसन प्लानिंग क्या होती है, एक्टिविटी बेस और स्टूडेंट सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड डिज़ाइन क्या होते हैं, करिकुलम के, टीचिंग के, लर्निंग के, लॉज ऑफ लर्निंग क्या होते हैं, आपको ये प्रॉब्लम आया आप कैसे टैकल करेंगे, ये प्रॉब्लम आया कैसे टैकल करेंगे, असेसमेंट बच्चों की आप कैसे करेंगे, पेरेंट्स को रिपोर्ट कैसे करेंगे, बच्चे बात नहीं मानते क्या करेंगे, बच्चा स्कूल नहीं आता क्या करेंगे, लोग मुतमईन नहीं है आपसे क्या करेंगे। इस तरह की वो चीज़ें आपसे सिचुएशनल पूछी जाएंगी जो कि आपकी टीचिंग से रेलिवेंट होंगी, ठीक है। लर्निंग टेक्निक्स क्या होंगी, असेसमेंट कौन सी हैं, थ्योरीज एंड प्रैक्टिसेस, क्लासरूम को कैसे आप मैनेज करेंगे। तो इस पे मैं आप लोगों को क्वेश्चन काफ़ी सारे शेयर भी कर रहा हूँ और उनके आंसर भी दे रहा हूँ। पिछले 2-3 दिन मैं थोड़ा सा बिज़ी था, इस वजह से कोई आपके साथ सही तरह से मैं टच नहीं रहा। बहरहाल इंशाल्लाह ताला आज से फिर हम सारी एक्टिविटीज़ रिज्यूम करेंगे। लास्ट पार्ट होगा आपका जनरल नॉलेज का, इसमें करंट अफेयर से रिलेटेड 1-2 चीज़ें पूछी जा सकती हैं, जनरल नॉलेज के हवाले से, पाकिस्तान के अफेयर्स के हवाले से पूछी जा सकती हैं। 1-2 क्वेश्चन नॉर्मली पूछे ही जाते हैं जनरल नॉलेज के या पाकिस्तान स्टडीज़ से। तो ये वो चीज़ें होती हैं जिनसे हम अक्सर फेमिलियर होते हैं, हमें पता होता है, मौके पे अगर याद आ जाती हैं तो फिर बल्ले बल्ले हो जाती है, नहीं आती तो फिर साफ ज़ाहिर परेशान तो होता है बंदा। बहरहाल ये वो आपके 4 पार्ट्स हैं जिनको आपने मैंने डिवाइड किया हुआ है आपके इंटरव्यू के। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसके बाद आपके जितने भी आज क्वेश्चन होंगे उनके आंसर जो मुझे पता होंगे इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को जवाब देने की। अब यहाँ पे एक बात है कि स्टूडेंट अक्सर बात करते हैं, राब्ता करते हैं कि मुझे टाइम दें सर, पेमेंट ले लें और हमें जो है ना वो मुकम्मल तैयारी कराएं, मेरी एज का इशू है, फैमिली का इशू है, वगैरह वगैरह, मुझे बड़ा क्रेज़ है। हमें पता है कि जी ये जो सिचुएशन होती है इसमें मैं अगर किसी से कहूँ ना कि मैं आपकी बहुत अच्छी तैयारी करवा दूंगा, मुझे 10,000 रुपये दे दें, 20,000, यकीन करें लोग देने को तैयार होते हैं। बट आपको मैं एक सही बात बताऊं कि मुझे भी शौक़ नहीं है कि मैं पैसे ना लूं, मतलब मेरे पास पैसे ज़्यादा इतने नहीं है कि मैं फ़ीस डिमांड ना करूं या फ़ीस लूं नहीं और टाइम ना दूं, ऐसा सीन भी नहीं है। तो मसला ये होता है कि इंटरव्यू एक ऐसी चीज़ है, इसमें आपको कोई सिलेबस डिफ़ाइन नहीं होता। मिसाल के तौर पर मैं कराता हूँ जिस टीचिंग मेथड पे, मैं कराता हूँ असेसमेंट पे, और किसी एक बंदी से जिससे मैंने 20,000 30,000 लिया और उसको मैंने मतलब टाइम भी दिया, उसको तैयारी भी कराई और उस एरिया से सवाल ही ना आया, तो उसने आके तो मुझे फिर तस्बीह पढ़नी है ना मेरे नाम की। तो इस वजह से इंटरव्यू की तैयारी आप कहीं से भी किसी से भी पेड सेशन ना लें, ये मेरा आपको एक मशवरा है, ठीक है। किसी से भी ना लें, कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। हाँ, आप ज्वाइन करना चाहते हैं किसी को चेक कर लें। इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा चीज़ आपकी जज की जाती है कॉन्फिडेंस, आपका आई कांटेक्ट, आपका जो है ना वो कि आपकी एक्सप्रेसिव स्किल्स कितनी है, आपके पास जो कुछ मौजूद है आप उसको क्या बाहर निकाल सकते हैं, जो चीज़ आपके माइंड में आपकी ज़ुबान पे आ सकती है, जो खौफ आपका माइंड पे है आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो मौजूद है, जो कॉन्फिडेंस आपके माइंड के अंदर है, आपका दिल दिमाग के अंदर है, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका जो है उस वक्त जो पोस्चर है वो आपको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये चीज़ें चेक होती हैं। नॉलेज चेक नहीं होता, आपका माइंड सेट चेक होता है कि आपकी थिंकिंग पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपकी अच्छी आदत क्या है, आप
कोई कहता है कि जी गवर्नमेंट, जैसे मैंने सवाल एक पूछा भी था कि गवर्नमेंट स्कूल्स को प्राइवेट करिए, आपका गवर्नमेंट बहुत गंदा काम करिए, नौजवान जलील व ख्वार होंगे। हकीकत में यही जवाब है इसका। लेकिन आपने इसको थोड़ा सा पॉजिटिव वे में बयान करना है कि हुकूमत ये स्टेप उन स्कूलों के लिए ले रही है जहाँ पे इनरोलमेंट बच्चों की तादाद जो है 30 से 35 है और 4 4 टीचर काम कर रहे हैं। तो और उन स्कूलों में जहाँ पे तादाद ज़्यादा है तो गवर्नमेंट ये चाह रही है कि इन टीचर्स को वहाँ भेजा जाए। इस तरह से थोड़ा सा मकसद ये है कि बात वही करनी है, थोड़ा पॉजिटिव वे में करनी। तो ये था जी शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन में रिवीजन थी। जो अब आपके सवाल है, कंसर्न है, आप 1 बाय 1 पूछते जाएँ। आज सिर्फ क्वेश्चन आंसर सेशन है जी, प्लीज़। जी भाई रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा? हाँ जी, ये तो मिल जाएगा। सवाल करें। मैंने एक बात मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इसका इंटरव्यू के लिए ना कोई एक स्पेसिफिक चीज़ आपको कोई कहे कि यही तैयार करके जाएं, इसी से होगा, तो ये पॉसिबल नहीं होता भाई। क्लियर मैं बता रहा हूँ आपको, पहले भी बताया, आज फिर बता रहा हूँ। इसके लिए आप पढ़ के जाएं, मैक्सिमम जितना आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़ें। रट्टा ना लगाएं चीज़ों को, वहाँ पे रट्टा भूल जाता है, ये सच में बता रहा हूँ। एक डेफिनेशन को रट्टा लगा के जाएंगे, भूल जाएगी। आप अपनी लैंग्वेज में किसी चीज़ को बयान करेंगे, अगला बंदा हैरान हो जाएगा कि इसको पता है। उर्दू में, इंग्लिश में नहीं कर सकते, उर्दू में कर दें आप। वो आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन करता है, आप उससे सिंपली एक सवाल कर लें, मे आई स्विच टू उर्दू, क्या मैं उर्दू में बता सकती हूँ, ठीक है। तो वो उसे पता चल जाता है कि ये बंदा या बंदी जो है ना वो इंग्लिश में सही तरह से एक्सप्रेसिव नहीं है, या नहीं, मतलब इसको किसकी फ्लुएंसी नहीं है, तो वो आपको अलाउ कर देंगे। इन केस वो नहीं भी करते तो फिर आपने टूटी फूटी इंग्लिश बोलते रहना है, जैसी आती है, मेरी तरह टूटी फूटी इंग्लिश में बात करते रहना। कोई बात ठीक होगी, उनको पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन होता है। सर इसका फिर पॉजिटिव इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा ना, अगर इंटरव्यूअर हमें इजाजत नहीं देता या हम उससे पूछ लेते हैं कि इंग्लिश की बजाय हम उर्दू में बात करें? नहीं नहीं, देखें, एक बंदा कॉन्फिडेंस के साथ नहीं जवाब दे पा रहा इंग्लिश के अंदर, तो वो रुक रुक के बात कर रहा है, उसके माइंड में वर्ड्स ही नहीं आ रहे, सॉरी उसकी ज़ुबान पे वो वर्ड्स नहीं आ रहे जो उसके माइंड में मौजूद हैं, यानी वो ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा अपने आइडियाज़ को इंग्लिश के अंदर। तो यहाँ पे उसका बनता है कि वो पूछ ले, अगर वो इजाज़त नहीं देते तो इंग्लिश में जारी रखे। ये कोई नेगेटिव इम्पैक्ट इसका नहीं पड़ेगा कि आप पूछ रहे हैं उनसे कि मुझे नहीं करना है। यानी अगर आपको इजाज़त नहीं देते तो फिर आपने उर्दू में नहीं जाना, फिर जैसी टूटी फूटी इंग्लिश है बोलते रहें जी। सर मेरा एक क्वेश्चन था लास्ट क्लास में, आपने कहा था मुझसे पूछिएगा जी सर। मैंने आपको बताया था कि मैं सिंध गवर्नमेंट में एम्प्लॉय हूँ और मैं स्विच कर रही हूँ, तो मुझे क्या आंसर देना चाहिए अगर मुझसे पूछें कि आप क्यों? आप किस स्केल में ऑलरेडी? 15 स्केल में। तो उसमें ये होता है कि आप ये बता सकती हैं कि आपका जो नॉलेज लेवल है, स्किल लेवल है, ये जो आपका जो एक्सपोजर है वो इस तरह है कि आप ये चाहती हैं कि अपनी स्किल्स को हायर लेवल पे अप्लाई करें। तो आप जिन स्कूल्स में जाएंगे वहाँ पे ऑब्वियसली मैट्रिक के बच्चियाँ होंगी, तो आप उनको वो सारी चीज़ें ट्रांसफ़र करना चाहती हैं जो आपको अल्लाह ताला ने स्किल्स दी हो। ये इसका एक ऑप्शन हो सकता है। बहरहाल दूसरा ये होता है कि हम जब किसी भी हायर स्केल के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी होती है, हम अवेल करना चाह रहे होते हैं बेसिकली। तो इसका ये जवाब भी हो सकता है, जैसे वो कुरान मजीद के अंदर है ना, सूरह उसमें यूसुफ में, कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब उसको शाह मिस्र ने जब उनसे अपना ख्वाब ज़िक्र किया तो फिर उन्होंने उस ख्वाब की ताबीर बताई। ताबीर के बाद जो है अब शाह मिस्र परेशान था कि मैं किस को अपॉइंट करूं, ठीक है। अब बाज़ औक़ात ये होता है ना कि इंटरव्यूअर पूछ सकता है आपसे कि जी आप इस काबिल ख़ुद को समझते हैं, ख़ुद को ख़ुद आप सजेस्ट कर रहे हैं कि मुझे सेलेक्ट करें, मेरे पास ये स्किल्स हैं, मैं ये काम अच्छे वे में कर सकता हूँ, जो ऑलरेडी कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे शायद। तो ऑब्वियसली जब आप कहेंगे ना कि मैं ये चाहती हूँ कि जो सलाहियतें मेरे पास हैं, जो नॉलेज स्किल्स मुझे अल्लाह ताला ने दी है, मैं आगे ट्रांसफ़र करूँ, मैं उन बच्चियों को एग्जांपल बनूँ जिस तरह मैं ख़ुद एक एग्जांपल बनी हूँ। तो यहाँ से आपसे 2 क्वेश्चन हो सकते हैं कि जी आप छोटे बच्चों को पढ़ा रही हैं तो उनको एग्जांपल क्यों नहीं बनाना चाह रही, ठीक है। ये एक हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि आप ख़ुद को ख़ुद कैसे प्रेजेंट कर रही हैं कि मैं ही इस काबिल हूँ।
तो इसमें एक तो एग्जांपल मैं ये दे रहा था कि शाह मिस्र ने जब ख्वाब देखा तो ताबीर बताई यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जिसमें ख्वाब ये था कि 7 मोटी गायें पतली गायों को खा रही हैं। तो वो ताबीर उसकी ये थी कि 7 साल बारिश होगी, फसलें उगेंगी, अगले 7 साल बारिश नहीं होगी, कहत होगा फसलें नहीं उगेंगी। अब शाह मिस्र परेशान था कि मैं किसको अपॉइंट करूं मिनिस्टर इस चीज़ का, वज़ीर किसको बनाऊं जो इन अब आपने सोल्यूशन भी दिया। सॉरी, इसके दरमियान में एक बात, यूसुफ अलैहिस्सलाम से उसने पूछा कि अब इसका सोल्यूशन भी आप ही बताएं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सोल्यूशन उनको ये दिया था कि बादशाह सलामत, आप 7 साल जो है ना, जो गंदम आप उगाएं ना, तो उसको थ्रेश ना करें, यानी उसको जो खोशों से सिट्टों से बाहर ना निकालें, वो वैसी प्रिजर्व पड़ी रहे, उसको सेव रखें, ठीक है। और फिर उसको ऐसे सेव रखते जाएं, जो बचती जाए एक्स्ट्रा है उसको सेव रखते जाएं, तो ये हमारी 7 साल की गंदम इस तरह पूरी हो सकती है अगले साल। ऐसे ही किया गया। खैर, तो बादशाह मिस्र ने कहा अब ये काम करेगा कौन? यहाँ पे जवाब है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं। फिर उनको जो है ना वो वज़ीर बना दिया गया। बाद में यूसुफ अलैहिस्सलाम ख़ुद बादशाह बने उसकी वफ़ात के बाद। तो बात करने का मकसद ये कि यहाँ पे अगर किसी को अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी हैं तो हमारा तो दीन भी कहता है कि भाई अगर आप इस काबिल हैं तो ख़ुद को प्रेजेंट कर दें। नंबर 2 बात यह है कि आप जो है ना वो जो छोटे बच्चे हैं, आप क्या उनको ट्रेन नहीं कर सकते या उनकी लाइफ को चेंज नहीं कर सकते? ठीक है, तो इसका जवाब क्या देंगे फिर आप? जी, जो भी तो बच्चियाँ ही हैं, उनकी लाइफ आप चेंज करें, उनको एग्जाम्पल बनाएं, उनको आगे ले जाने के मौके पैदा करें। सर जी, मेरे पास तो बहुत छोटे बच्चे हैं ना, मैं एक्चुअली इसी क्लास की टीचर हूँ, तो बहुत आपकी छोटे बच्चे हैं मेरे क्वालिफिकेशन पास। क्या है? सर मास्टर्स है किस सब्जेक्ट में? सर, इस्लामियत में, और एमएड भी है साथ में। हम्म, तो इसका ये भी जवाब हो सकता है कि इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में हमारे यहाँ जो है ना वो बच्चे बहुत पीछे हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि हायर लेवल, चूँकि इस लेवल पे इस्लामिक स्टडी में बेसिक चीज़ें बताई जाती हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि अपने बच्चों को जो है ना वो इस्लामिक कॉन्सेप्ट जो है या इस्लामाइजेशन जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाऊँ एक हायर लेवल पर। ये भी इसका एक जवाब हो सकता है। नहीं सर, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह जो है ना फिर अगर कुछ पूछना हो तो आपसे फर्दर। जी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जी प्लीज़। जी थैंक यू सो मच सर। वालेकुम सर, आमना मकसूद है। जी, सर मैं भी 16 स्केल में जॉब कर रही हूँ, लेकिन हमारी अभी कॉन्ट्रैक्ट पे है, तो एज अ कंप्यूटर SSC साइंस। जी एसएस कौन से डिस्ट्रिक्ट से अभी हैं? रेगुलर। जी, SSC बोला मैंने। हाँ, तो ये भी एक हाफिजाबाद से हूँ मैं। हाँ, हाफिजाबाद से। ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि जी ऑलरेडी आप SSC पे हैं तो क्यों ज्वाइन करना चाह रही हैं। तो इसमें ऑब्वियस ही बात है कि हम जो है ना ऑलमोस्ट 8 ईयर तो हो। 17 की आपकी रिक्रूटमेंट, 18 की? तो अगर 17 2017 की। हाँ 17 की हैं तो तकरीबन 8 साल हो चुके हुए हैं हमारी जॉब को, और अभी तक जो है ना वो हम लटके हुए हैं। तो इसका सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड यही आंसर देना है कि वो एक कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है और मैं सिक्योर करना चाह रही हूँ अपने फ्यूचर को कि एक परमानेंट जॉब के लिए। तो स्किल जो मेरे पास वहाँ पे हैं वो यहाँ पे यूज़ करूँगी बस। तो फिर आपसे यही सवाल होगा कि आप पहले अपने शहर में काम करिए। अब साफ ज़ाहिर है हाफिज़ाबाद में तो कोई कैंट आई थिंक नहीं है, तो आपको आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जाना पड़ेगा। तो फिर तो उसके लिए फिर मैंने आपको ऑलरेडी एक जवाब दिया हुआ है, तो वही जवाब दे दें उनको। यस सर, मैं बल्कि 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे ही जॉब कर रही हूँ। हाँ, तो साफ ज़रा फिर यही सवाल तो होगा आपसे कि जी अगर आप इतने करीब हैं घर के तो फिर कैसे पॉसिबल होगा। वो फिर आपने जवाब जी सर। तैयार कर लेना है फैमिली का, अगर मैरिड हैं तो हस्बैंड का, कि हमें कोई इस तरह के फैमिली में रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं, बल्कि मेरी फैमिली तो चाहती है कि मैं किसी भी स्केल पे किसी भी लेवल की जॉब अगर मुझे मिले तो मुझे तो फैमिली पहले से ही सपोर्ट करी। इवन मुझे मेरे जो अप्लाई है ये भी मेरे हस्बैंड ने ख़ुद मेरे साथ बैठ के किया, या मेरे भाई ने या बाबा ने किया, इस तरह की स्टेटमेंट्स। जी थैंक यू सर। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो आपने कहा था ना कि डेमो के लिए एक लेसन प्लान आप प्रिपेयर कर लें, तो मुझे ये पूछना था, ये जो लेसन प्लान है ये 9th-10th के लेवल का प्रिपेयर करना है या मतलब इससे लोअर क्लासेस का हो सकता है? अब देखें, आप लोगों ने जो टीचिंग करनी है ना सब्जेक्ट जिनकी, वो सारे जनरल सब्जेक्ट्स होंगे, इंग्लिश,
उर्दू, इस्लामिक स्टडी, पाक स्टडी, इनमें से कोई आप टॉपिक ले लें किसी का। वो अगर नहीं ले सकते एजुकेशन का कोई टॉपिक ले लें। ये लाजमी नहीं है लेक्चर के एजुकेशन का, लेक्चर एजुकेशन का या बाकी लेक्चर की सीट्स का जब भी इंटरव्यू होता है तो उस टाइम सम टाइम किसी किसी को कह देते हैं कि इस टॉपिक पे आप 5 मिनट बात करें, ठीक है। तो अब ये है कि साहब ज़रा आप किसी भी उसमें से टॉपिक चूज़ कर लें, इन चारों सब्जेक्ट में से, या इवन एजुकेशन का कोई टॉपिक चूज़ कर लें। आपका साहब ज़रा कंप्यूटर सब्जेक्ट है तो वो कर लें, इंग्लिश है तो इंग्लिश का कर लें, जो भी आपका सब्जेक्ट है आप एक तो अपने सब्जेक्ट का कर लें। पॉसिबल है मिसाल के तौर पर जैसे आमना बता रही थी कि उनका कंप्यूटर साइंस है, तो वो कंप्यूटर साइंस का कोई टॉपिक ले लें, उस पर 5-7 मिनट का उनको मसला नहीं होगा। प्लस आप जनरल सब्जेक्ट का भी एक टॉपिक प्रिपेयर करके जाए। अब ये लाजमी नहीं है कि आपसे कहा जाए कि किसी भी टॉपिक पे बात करें, ये भी पॉसिबल है कि वो आपसे कहें कि टाइप्स ऑफ एजुकेशन के ऊपर जो है ना वो 5 मिनट बात करें, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि जी पाकिस्तान के जो है वो महल्ले वकू पे बात कर लें, सपोज़ करें, ठीक है। पाकिस्तान के 4 मौसमों पे बात करें, कोई भी टॉपिक अगर वो ख़ुद देना चाहेंगे तो साफ ज़ाहिर है फिर वहाँ तो, लेकिन आप चूँकि प्रैक्टिस कर चुके होंगे एक चीज़ को कि भाई ये जो आपने लेसन प्लान बनाना है उसको स्ट्रक्चर कैसे करना है, तो वहाँ पे कोशिश करनी है कि लिखना थोड़ा है, बोलना ज़्यादा है, क्योंकि टाइम इतना कम होगा कि वहाँ पे आधा घंटा तो वो उन्होंने आपको सुनना नहीं है, या जो 20 मिनट उन्होंने आपका इंटरव्यू लेना है 20 के 20 मिनट तो उन्होंने आपका लेक्चर या लेसन तो नहीं लेना वहाँ पे, तो उन्होंने 5 से 7 मिनट मैक्सिमम जो है ना 5 मिनट तक, जब आप 3 से 4 मिनट तक जाएंगे, अगर आप उनको बहुत अच्छे लगेंगे तो 1-2 मिनट मज़ीद आपको बर्दाश्त करेंगे, और अगर आप नहीं लगेंगे तो 1-2 मिनट के बाद वो आपसे कहेंगे जी वापस आ जाए, ठीक है, हैव अ सीट प्लीज़। तो उस तरह मकसद बात करने का ये है कि आप जितना भी तैयार करके जाएं उसको इफ़ेक्टिव होना चाहिए, अगले को उठा करके लगे कि भाई वाकई इस बंदी को अल्लाह ने सलाहियत दी हुई है और ये बोल भी सकती है, बच्चों को कन्विंस भी कर सकती है। और बच्चों को अब यहाँ पे एक बात ये है कि अब मिसाल के तौर पर डेमो जब हम देते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसमें 2 से 3 चीज़ें चेक की जाती है। नंबर 1 कि इसका जो यूज़ ऑफ नॉलेज है उसके अंदर जो यानी इसका एक्सप्रेशन किस तरह के हैं, किस तरह ये अपनी बात आगे पहुंचा सकती है या सकता है या नहीं, नंबर 1 ये बात देखी जाती है। नंबर 2 इंगेजमेंट ऑफ द ऑडियंस होता है कि बच्चे को कितना अपनी तरफ अट्रैक्टिव है। अब साफ ज़ाहिर है कि टीचर पढ़ा रही हो, बच्चे आगे से बातें कर रही हो तो वो इफ़ेक्टिव टीचर नहीं कहलाते। अब इसमें ऑडियंस आपके बच्चे तो होने नहीं, आपने उनको इंगेज रखना है। वहाँ पे जो 2-3 मैंने कई दफ़ा डेमो ऐसे दी है तो मैं उन्हें कहता हूँ कि अपना जो है ना काइंडली ये जो आपने फ़ाइल ओपन की हुई है काइंडली इसको क्लोज़ करके 2 मिनट मुझे टाइम दें, तो मैं तो कराता था फ़ाइल क्लोज़। तो बात करने का मकसद ये है कि इस तरह से आपने उनको इंगेज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एक हेलो जी सर जैसे कि मैं जी अरूज आप करें क्वेश्चन। कि जो हमारी उम्रा लीव होती है वो लीव रूल्स के अकॉर्डिंग किस कैटेगरी में लाई करती है? एक्स पाकिस्तान लीव। थैंक यू। अच्छा सर मेरी एक रिक्वेस्ट है जी जी कि जिस तरह से आपने कहा ना कि इंटरव्यू के दौरान एक एजुकेशनल क्लास में बैठा होगा, तो सर हम में से मोस्टली लोग ऐसे हैं जिनका सब्जेक्ट नहीं है एजुकेशन का, तो जिस तरह से आपने टेस्ट का एक क्विक रिव्यू दिया था ना हमें, ताकि वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से एसिमुलेट कर सकें, तो आप क्या इंटरव्यू के लिए भी हमें ऐसा कुछ करवा सकते हैं? इंटरव्यू के लिए मेरी बात सुने, मैं हाँ ठीक है, इंटरव्यू के लिए इस तरह है कि वही क्विक रिव्यू कर रहे हैं, आपको लिंक मैं भेज देता हूँ, ठीक है। आप उनको लेक्चर्स को, अब जो आप में से 90% लोगों का पेरेंट सब्जेक्ट एजुकेशन नहीं है, मेजर सब्जेक्ट, आप में से 90% लोग जो है ना वो यानी कि एजुकेशन डिग्री होल्डर नहीं होंगे, मे भी 10% हों जिनका एजुकेशन में मास्टर हो। तो इसलिए फिर इसमें घबराने की बात नहीं है, सारे ही एक जैसे होंगे आप। तो उसमें जो है ना हमारा क्विक रिव्यू वाला लेक्चर वो मैं सारे अभी भेज दिया है, बल्कि मैंने ग्रुप में ना, ये आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके साथ साथ जो ना जो चीज़ें इन्होंने इंटरव्यू में आपसे पूछनी है ना, अब सावधान है आपका पैनल एक चेयरमैन एक ही होगा आपका, जिसने पहली बंदी का लेना है उसी ने आखिरी का। पहला इंटरव्यू जिस टाइम आ गया ना तो मुझे पता चल जाएगा कि ये बंदा इस फील्ड में यहाँ से सवाल कर है, बस पहले इंटरव्यू की देर होती है। पहली बंदी का जब इंटरव्यू होगा क्वेश्चन मुझे मिलेंगे तो बाकियों के लिए आसानी हो जाएगी। अगर उस बंदी ने ये समझा
कि मुझे बताना चाहिए, तो क्योंकि बहुत से लोग जो है ना 10 लोग इंटरव्यू देंगे, 2 लोग बताएंगे मुझे या 3 मैक्सिमम, आप में से ही। वो ये समझेंगे कि शायद मेरे बताने से किसी दूसरे का जो है ना इंटरव्यू शायद क्लियर हो जाए और मेरा ना। ऐसा नहीं होता, जो आपका नसीब है वो आपको मिल के रहता है। तो ये जो फुल चैप्टर रिव्यूज़ है ना, ये मैंने दोबारा आपको भेज दिए इनके लिंक ग्रुप के अंदर, ठीक है। ये आप सब ने देख लेने हैं। इसमें जो एजुकेशन है ना सब्जेक्ट, इसका समझ लें कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो सारी की सारी इसके अंदर मैंने डिस्क्राइब की हुई है जी। एक्सक्यूज मी सर। सर ये अस्सलाम वालेकुम सर। सर जैसे कि मैं एक प्राइवेट स्कूल रन कर रही हूँ एज अ ऑनर एंड एज प्रिंसिपल, तो इस हवाले से वो कौन कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं अगर मैं बताती हूँ? स्कूल कब आपका बना, तो अब क्या आपको प्रॉब्लम्स आए, कैसे आपने उनको टैकल किया। तो अब अगर आपकी जॉब हो जाएगी तो स्कूल पीछे कौन रन करेगा, ठीक है। स्कूल में बच्चे क्या हैं, रिज़ल्ट आपके कैसे रहे हैं, तो किस किस्म की प्रॉब्लम्स। अब आपका माशाल्लाह एक्सपीरियंस अच्छा होगा, तो आपने एक्सपीरियंस बेस पे उनको आपसे आपसे ज़्यादातर चीज़ें पूछी भी यही जाएंगी कि आपकी जॉब हो जाती है तो उस वक्त आपको मसाइल आएंगे तो आप कैसे करेंगी ये वो। तो इसमें आपके स्कूल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन होंगे, इनरोलमेंट क्या है, तादाद कितनी है, फ़ीस कितनी ले रहे हैं, ये चीज़ें। तो मैनेजमेंट के हवाले से भी होगा? मैनेजमेंट के हवाले से, चूँकि आपकी जो आगे जॉब है वो मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं है, तो इसलिए मे भी कोई यही जी सवाल पूछे जाएं कि जी आपने कितना स्टाफ हायर किया हुआ है, ट्रेनिंग आप उनको कराते हैं नहीं कराते, करिकुलम कौन सा फॉलो कर रहे हैं, तो यही चीज़ें पूछी जाएंगी। बाकी मैनेजमेंट से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें नहीं होती। जी सर, थैंक यू। सर एयू से किस किस्म के सवाल पूछे जाएंगे फिर? आप मैनेजमेंट, आप लीडरशिप? एयू हैं, जी सर। आपकी फिर खैर नहीं है। एयू से रिलेटेड साफ ज़ाहिर है कि हमारी जो जॉब है वो पंजाब प्रोविंस के अंदर है, तो पंजाब प्रोविंस के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फेडरल रूल्स एंड रेगुलेशन से थोड़ा सा वैरी करते हैं। स्कूल का स्ट्रक्चर वैरी करता है। अब जैसे पंजाब में एसएसटी की सीट जो है वो 16 की है, तो फेडरल की 17 की है, तो इस तरह की चीज़ें हैं जो वैरी करती हैं। तो फिर साफ ज़ाहिर है कि उन्होंने आपसे आपकी जॉब नेचर के बारे में पूछना है। जब आपने स्कूल लिए तब क्या माहौल था, अब स्कूलों में कितना डिफरेंस है, क्या आपकी मेजर अचीवमेंट्स हैं, क्या आपने वहाँ पे प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, स्कूलों में तब्दीली आपकी एंट्री से क्यों नहीं आई, आप मौजूद हैं, आप बताएंगे कि हमारा जो है वो इतने स्कूल्स होते हैं, पहले इतने होते थे। अगर ये बात उनको पता चलती, वो कहेंगे कि इतने कम स्कूलों की पे जो है वो एक एयू मौजूद है, तो उसके बावजूद स्कूलों की बेहतरी स्कूलों के अंदर क्यों नहीं आ रही, स्कूलों को प्राइवेट क्यों किया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन को आप कैसे लेती हैं, इनरोलमेंट अगर ना बढ़े तो आप कैसे बढ़ाएंगी, इतनी साल आपने जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब की, अब आपको टीचिंग करनी पड़े तो आप कैसे करेंगी। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जो आपकी फिंगर टिप्स पे होंगी। कुछ इस तरह के टेक्निकल या सिचुएशनल क्वेश्चन के अब आप कैसे करेंगी, तो आप ये कह सकती हैं कि मैं टीचर ट्रेनर भी हूँ, बल्कि हम तो हर विज़िट के दौरान हर स्कूल के अंदर एटलीस्ट एक क्लास में लेक्चर लेते भी हैं, देते भी हैं। तो इस तरह के फिर क्वेश्चन आपसे होने हैं जी। सर मेरा क्वेश्चन है कि ये इम्प्रेशन अच्छा लगेगा कि प्रीवियसली मैंने बहुत से टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं, लेक्चरशिप और उसके अलावा सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, कोई रिटर्न मेरा क्लियर नहीं हुआ। यही एक जो है एसएसटी का मैंने अभी होपफुली इंशाल्लाह इंटरव्यू के लिए हो जाए, तो ये इम्प्रेशन अच्छा होगा कि हम प्रीवियस रिकॉर्ड बताएं कि सर बताने में कोई हर्ज हमने नहीं है। फेलियर की रीज़न पूछी जाएगी, वो आपने बता देनी जी है। ओके, हाँ, तो बताने मतलब में ये ये कोई बता हर्ज नहीं सकते है। हैं हम हाँ, लोग? बता सकते हैं। फेलियर की रीज़न पूछी जाएगी और आप ये पॉजिटिव साइन होता है कि एक बंदे ने गिव अप नहीं किया अभी तक, ठीक। तो हाँ आपकी स्ट्रगल को देखा जाएगा। अब देखें ये जो चीज़ें होती है ना, इनमें बहुत कम लोग इंटरव्यू लेने वाले होते हैं जो इन चीज़ों को प्लस पॉइंट दे देते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, मतलब ये है कि इनको कोई नेगेटिव ले रहा हो या बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ले जाए। तो बहरहाल इन चीज़ों का इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं पे एग्जिस्ट करता है आपके इंटरव्यू में जी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़। अच्छा सर, जैसे अभी आपने कहा है ना कि इनरोलमेंट क्यों नहीं बढ़ी स्कूलों में एयू के जाने के बाद, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि सर पहले यूपी टारगेट दिया जाता था ना, अब तो खैर नहीं है, तो उस हवाले से मुझे अप्रिसिएशन लेटर भी सीओ साहब की तरफ से मिल चुके हैं, क्या मैं ये बात उनको बता सकती हूँ?
नहीं, आपने बताना है कि मैं अपने मरकज़ में जहाँ तक मेरे इनरोलमेंट इतनी थी अब इतनी है, पहले स्टार्ट में इतनी थी अब इतनी है, तो मैं एज एग्ज़ाम्पल देख सकता हूँ। आप बेशक अभी उसको गूगल करके चेक कर ले, PMIU वेबसाइट है ना, तो उस पे आ जाती है विज़िट रिपोर्ट मॉनिटरिंग वालों की ना, तो वो बेशक उन्हें बताएं कि सर आप चेक करें 2017 में जब मैं आई थी, 18 में फ़लाँ स्कूल की इनरोलमेंट इतनी थी, उसका EMIS कोड से सर्च हो जाता है, तो अब इतनी है। मतलब ये है कि उनको कन्विंस ही करना होता है ना, आपने अपने एंड तक बताना है कि मेरे मरकज़ में एटलीस्ट ये प्रॉब्लम नहीं था। सर इससे रिलेटेड फिर तो अगला क्वेश्चन ये भी आ सकता है ना कि आपके फिर कितने स्कूल प्राइवेटाइज्ड हुए हैं मरकज से, तो इस क्या रीज़न हो सकती है? बच्चे उसकी नहीं रीज़न है आपके और कंट्रोल में नहीं स्टाफ थी, की भी तो टीचर कमी है प्रोवाइड ना। करना AU की इसमें जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं आता, AUs की डोमेन में ये चीज़ें नहीं है, स्टूडेंट का एडमिशन AU की डोमेन में आता है। टीचर की प्रोविज़न ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब जहाँ पे टीचर नहीं है वो स्कूल ऑब्वियस ही बात है कि रैशनलाइज हो गए हैं, सॉरी आउटसोर्स हो गए, तो वो फिर साफ ज़ाहिर है कि भी हमारे कंट्रोल में एक चीज़ है ही नहीं। अच्छा सर, ये विच इज़ असेसमेंट मेथड इज़ बेस्ट? फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है ना वो हम सबसे बेस्ट इसलिए मानते हैं क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट से आपको ऑन गोइंग फीडबैक भी मिल रहा होता है, साथ साथ आपको पता चल रहा होता है कि आपकी टीचिंग जो आप कर रहे हैं बच्चे को कितनी समझ आ रही है। ठीक है, अगर ये टीचर ये बात देखना चाह रहे। दूसरा ये है कि आपको ये पता चल जाता है कि बच्चों को कहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, आपको कोई ट्रांजिशन लानी है, कोई किसी और मेथड पे स्विच करना है, तो ये इसलिए हम फॉर्मेटिव असेसमेंट को बहुत अच्छा समझते हैं, क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट की बेस पे आपने पूरा साल चलना होता है, और जो समेटिव असेसमेंट है उसकी बेस पे तो आपने एंड ऑफ द ईयर एक डिसीजन लेना है पास फेल का। वैसे सर लीडरशिप की थ्योरी में से कौन सी बेस्ट है? डेमोक्रेटिक? लीडरशिप की जो थीरीज़ हैं उसमें डेमोक्रेटिक लीडरशिप थीरी नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट की थीरी है। ठीक है, लीडरशिप की थीरीज़ में जो है ना वो है ग्रेट मैन थीरी है, ट्रेड थीरी है, और कॉन्टीजेंसी की थीरीज़ हैं वो वाली हैं। ग्रेट ओशन थ्योरी। जी, तो इसमें से कौन सा फिर बेस्ट है? वो तो फिर आप देखें ना, लीडरशिप की थीरीज़ ये बताती हैं कि लीडर को कैसा होना चाहिए। ठीक है, अब ये थोड़ा सा फ़र्क जान लें कि लीडरशिप की जो थीरीज़ है वो बताती हैं कि लीडर कौन है, उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ है। ठीक है, तो जो है ना मैनेजमेंट की थीरी, उसमें यह है कि आपने इदारे को मैनेज कैसे करना है। तो कुछ थीरीज़ हैं, जैसे मिसाल के तौर पर XYZ थीरी, इसको ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक या लेसे फेयर हम बोलते हैं, तो ये फिर लीडरशिप में भी हम यूज़ कर रहे होते हैं समूह। लेकिन सबसे जो बेस्ट है ना जी, वो आपने ये कहना है कि लीडरशिप एक सिचुएशनल रोल है, आप हर वक्त डेमोक्रेटिक वे से काम नहीं चला सकते। मैं मिसाल देता हूँ, आप एक स्कूल की हेड हैं और एक टीचर है जो मुसलसल लेट आती है। ठीक है, तो इसमें ऑटोक्रेटिक स्टाइल ये कहता है कि उसे कहें कि वक्त पे आए, अदरवाइज जितना टाइम वो लेट आती है वो लेट अपना वो टाइम लिखे और आप उसको रिटर्न में दें कि आप इतने टाइम लेट आए, वार्निंग दें कल से वो टाइम पे आए। ये है ऑटोक्रेटिक स्टाइल। यहाँ पे डेमोक्रेटिक स्टाइल क्या कहता है, वो कहता है कि टीचर से कहें कि बहना ज़रा टाइम पे आया करो, ठीक है, बस और कुछ नहीं। या उसे आप उसके मसला सुनते हैं, हाँ आपका वाकई जेन्युइन इशू है, चलें कोई बात नहीं है। अब ये डेमोक्रेटिक और लेसे फेयर है, आप उसे पूछे ही ना। तो देखें, लीडरशिप या मैनेजर जो मुझे अच्छा लगता है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप लोग इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं, इससे अच्छा कन्विंस करने वाला आंसर आपके पास है, आप वो भी दे सकते हैं। तो मेरा जवाब यहाँ पे ये होगा कि लीडरशिप का जो रोल है या मैनेजर का जो रोल है ना, वो स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, किसी एक स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए। यानी कि कभी ऑटोक्रेटिक भी उसको होना पड़ता है, कब, जब वो देखता है कि उसके दायरे के अंदर डिसिप्लिन नहीं है। अब एक बंदा है वो डेमोक्रेसी पे बिलीव करता है, लेकिन आगे जो है उसके स्टाफ उसके साथ सपोर्ट ही नहीं करता, तो कहाँ जाएगी उसकी डेमोक्रेटिक लीडरशिप? वहाँ पे उसको ऑटोक्रेटिक होना पड़ेगा उनको लाइन पे लाने के लिए। तो इसलिए आई थिंक सो कि ये एक सिचुएशनल रोल होता है, ये आपको जिस तरह की कंडीशन मिलती हैं आपको उस तरह का रोल परफॉर्म करना पड़ता है। जहाँ पे आपके वर्कर्स मोटिवेटेड हैं, वो सेल्फ एक्चुअलाइज्ड हैं, सेल्फ इस्टीम्ड हैं, तो वहाँ पे तो आप उनके साथ डेमोक्रेसी पे बात कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे वो इल डिसिप्लिन्ड हैं, वो काम नहीं करना चाहते, काम आता है सुस्ती करते हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा डंडा दिखाना पड़ता है। जी सर, इंटरव्यू के लिए 3 स्टूडेंट्स को कॉल करते हैं या 5 को, ये क्लियर 3 कर से दें 5 प्लीज। इन बिटवीन।
मुझे एक Okay, वो sir, हमारे मेरा एक एक question स्टूडेंट ने है। बताया कि कोई 45 से 50 के इन बिटवीन सीट्स थी, तो या शायद इससे भी ज़्यादा थी, मुझे अब वो, बल्कि एक सेकंड आप अगला क्वेश्चन करें, मैं वो मैसेज रीड करके सुनाता हूँ आपको। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर सलाम। मेरा क्वेश्चन है कि एक दफ़ा मैंने इस यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू दिया था, तो उनको जब मैंने बताया कि मास्टर्स का सब्जेक्ट मेरा इस्लामिक हिस्ट्री है, तो उन्होंने सवाल इस तरह से किए थे जो किए थे इस्लामिक स्टडी के, उन्होंने सवाल किए थे, इस्लामिक हिस्ट्री के सवाल नहीं किए थे। तो क्या यहाँ पर, वैसे तो अल्लाह ना करे ऐसा हो, क्योंकि मेरी इस्लामिक हिस्ट्री और इस्लामिक स्टडीज़ में बहुत डिफरेंस है। आप उसमें कुरान के तफसीर हदीस का हवाला देते हैं, जबकि हिस्ट्री बिल्कुल डिफरेंट है। तो आप इसमें मुझे थोड़ा बता दें कि यहाँ पर क्या करेक्शन करना ज़रूरी होगा कि मेरा एमए इस्लामिक हिस्ट्री है कि आगे सामने से वो सवाल हिस्ट्री से ही करें। मैंने बताया है कि वहाँ पे आपके सब्जेक्ट का बंदा या बंदी नहीं बैठा होगा, यानी कि इस्लामियात का बंदा नहीं होगा। चांस है कि जनरल बंदा कोई आ जाए और उसका और आपका सब्जेक्ट मैच कर जाए तो अलग बात है, क्योंकि ये एक जनरल सीट है। तो एक एजुकेशन का बंदा, एक चेयरमैन और तीसरा कोई साइकोलॉजिस्ट हो सकता है या कोई जनरल मेंबर हो सकता है। तो इसलिए आपको ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, बेसिक चीज़ें देख के जाएं। अच्छा, जो मैसेज मैं अस्सलाम सुनाना वालेकुम चाह रहा सर। था वो ये है, ये मोहतरमा बताती हैं, सबा मलिक हैं मियाँ वाली से, कहती हैं कि सर मेल की टोटल 52 सीट्स थी और डॉक्यूमेंट्स जिनसे लिए गए वो 324 मेल थे। इसी तरह फ़ीमेल की 102 सीट्स जो हैं इनसे 600 प्लस लोगों से डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि 52 सीट्स के लिए 600 का वो कह रही है। आई थिंक सो कि डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे। उसकी वजह यह है कि बहुत से लोग डॉक्यूमेंट्स में रिजेक्ट भी होते हैं, किसी का एज का इशू होगा, तो किसी का क्वालिफ़िकेशन का इशू होगा, इस तरह करके ना कोटा का इशू होगा वगैरह वगैरह। जी हाँ सर, 168 पे है मेरा मेरिट, तो मुझे तैयारी करनी चाहिए या नहीं? मैं कंफ्यूज हूँ अभी। चलें, आप कंफ्यूज हैं तो वो बेचारे जिनका 3000 पे मेरिट है वो फिर परेशान ना हो, वो तो फिर सर वो आप 51 सीट, तो उनको 3 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा फिर तो आपका। 1 जी जी हो बनते जाएगा, हैं। परेशान ना हो, आपका इंटरव्यू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जी अस्सलाम प्लीज़। वालेकुम सर। वालेकुम। मैं कासिम से हूँ सर। मैंने सुना आपसे ये सवाल अंबर पूछना क्वेश्चन कि कर रही हैं, जो अंबर मेरा का क्वेश्चन कंप्लीट होने दें, फिर जो दूसरी मोहतरमा बात करें वो बाद में। जी सर मुझे क्वेश्चन ये करना था कि ड्यूरिंग इंटरव्यू जो होगा वो हमारा जो आई कांटेक्ट है वो होना चाहिए, या हम ऐसा भी हो सकता है कि आई कांटेक्ट से हम कंफ्यूज हो जाएं, या हम फ्रंट पे देखें, या कैसा होना चाहिए बॉडी आई लैंग्वेज पे कांटेक्ट ये थोड़ा आपका सा होना चाहिए कि एक्सप्लेन कीजिएगा प्लीज। अगला बंदा कहे कि ये बंदी बड़ी डीठ है, ठीक है, इस लेवल का आई कांटेक्ट होना चाहिए आपका। जो बात कर रहा है, सवाल कर रहा है, उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करें। शरई तौर से ये ठीक है या नहीं है मैं तो इस पे बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन इंटरव्यू पैनल में के सामने बैठ के आपने, ये नहीं है कि बात आप टेबल की तरफ आंखें करके कर रही हूँ। सवाल राइट वाले बंदे ने किए और आप चेयरमैन की तरफ देख रही हो। नो, चेयरमैन ने क्वेश्चन किया, चेयरमैन सामने बैठा होगा आपके, बिल्कुल आमने सामने, तो उसने सवाल किए उससे मुखातिब हों, फिर दूसरे ने सवाल किए उसकी तरफ आप देखें, ठीक है। ये एक ह्यूमन नेचर है कि आप किसी को आधा मिनट 20 सेकंड देखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारे अंदर एक फ़ीचर मौजूद है कि या तो वो अपनी नज़रें इधर उधर करेगा या आप करेंगे, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि पहले आप ना करें, ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। सर इन तो कर लीजिए क्रिस्टलाइज। सॉरी क्या कहा है? सर मैं हिना तहरीम बात कर रही हूँ। जी जी सर मेरा एक क्वेश्चन है। मेरी ना मैं पीएचडी की अपने लास्ट सेमेस्टर में हूँ, थीसिस सबमिशन के किस सेमेस्टर में। यूनिवर्सिटी से हैं? मैं वुमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान से पीएचडी अच्छा कर रही हूँ, अच्छा, एजुकेशन में ही चलो कर रही हूँ। माशाल्लाह। अच्छा तो प्रीवियसली मेरी जो एमफिल की डिग्री है वो पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से है, और वो है एमफिल एजुकेशन पॉलिसी एंड डेवलपमेंट में। तो आप उससे पिछले बीएस ऑनर्स मेरा एजुकेशन में ही आप किया ना है। अपनी अब इस मेरा एरिया को कंसर्न, अच्छी तरह देख के जाएं, तो पॉलिसी, प्लानिंग और हिस्ट्री ऑफ जी एजुकेशन जी को जी मेरा यही 1947 से लेकर, बल्कि आप सही, शुरू करें चार्टर एक्ट से, ठीक है, ठीक है और वहाँ से ठीक है शुरू हों और आ जाएं आप 2025 तक,
तो ये एरिया तो ठीक हो आपका गया। बड़ा, क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इधर से ही उन्होंने करने हैं। पहली पॉलिसी ठीक है कब सर। आई, मिसाल के तौर पर कंप्यूटर एजुकेशन है तो ये कब आई, नाजरा एजुकेशन को कब इंट्रोड्यूस करवाया गया, फ्री एजुकेशन कब इंट्रोड्यूस करवाई गई, किस पॉलिसी में, ये सारी चीज़ें साफ ज़रा जो बंदा इंटरव्यू लेने वाला है ना, उसने ये सब्जेक्ट पढ़ाया है 15 साल 20 साल, तो और उसने बहुत सारे सब्जेक्ट मतलब ये है कि पढ़ाए हैं एजुकेशन के, ठीक है, हिस्ट्री, मैनेजमेंट, करिकुलम, टीचिंग मेथडोलॉजी, लर्निंग टेक्निक्स, क्लासरूम, ये सारी चीज़ें उसने कहीं ना कहीं पढ़ाई होती हैं, बीएस में, मास्टर में, एमफिल जी। में। तो साफ ज़रा उसका एक्सपोजर ज़्यादा होता है। एज अ स्टूडेंट हम चीज़ों को रटा लगाते हैं। अब साफ ज़रा जो चीज़ें मैंने पिछले 4 साल से पढ़ा रहा हूँ, मुझे नोट्स देखने की ज़रूरत नहीं होती, मुझे पता है कि क्या सवाल यहाँ से मुझे करने चाहिए, ठीक है। अब वो बंदे जिनकी मेरी उम्र के बराबर जिनका तजर्बा है तो उनको ज़्यादा पता होगा। तो इसलिए आपको ना ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स कम्प्रिहेंसिव फॉर्म में, जो हमारा एजुकेशन वो वेबसाइट है ना हमारी फेडरल की, फेडरल जी। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की, तो वहाँ से भी आपको पॉलिसीज़ मिल जाएंगी, वहाँ से भी देख लें आप, ठीक है। उनको की पॉइंट्स नोट कर लें। मिसाल के तौर पर वो आपसे कहते हैं कि जो हायर एजुकेशन का स्ट्रक्चर है, ये जो है ना, ये हायर एजुकेशन से रिलेटेड क्या क्या पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं, तो आप थोड़ा सा ना एक अपने ड्राफ्ट बना लें कि ये पहली पॉलिसी में ये बात पूछी गई थी या की गई रिकमेंडेशन, दूसरी, तीसरी और मौजूदा ये। हायर एजुकेशन का स्ट्रक्चर ज़्यादातर आपको कहाँ पे मिलेगा, ये आपको मिलेगा 72 से ऑनवर्ड, क्योंकि आपको पता है आपकी यूजीसी बनी थी 1972 में और उसके बाद से इस पे काम प्रॉपर वे में स्टार्ट हुआ है। तो इस तरह आप इस एरिया को देखें। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एक और हेलो। क्वेश्चन था मेरा साथ में टीचिंग। हाँ आपसे सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, आपसे ये भी पूछा जाएगा कि आपकी जॉब हो जाती है और आपको पीएचडी डिसकंटिन्यू करना पड़े तो क्या करेंगी। जी अब क्वेश्चन पूछें। सर मेरा इस लिहाज से एक और क्वेश्चन भी है। मेरा यूनिवर्सिटी का टीचिंग एक्सपीरियंस है और वो सारी 3 यूनिवर्सिटीज़ का है और वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं एज अ विजिटिंग लेक्चरर। आई हैव ऑलमोस्ट 4 to 5 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, मतलब सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं लेकिन विजिटिंग लेक्चरर पे हूँ मैं। तो मेरे से इस लिहाज से कंसर्न होगा कि आप स्कूल पे या कॉलेजेस पे अगर शिफ्ट होती हैं तो आपका तो प्रीवियसली यूनिवर्सिटी का टीचिंग एक्सपीरियंस है, इस लिहाज से मुझे प्लीज़ गाइड कर दें। हाँ साफ ज़ाहिर है कि अब आपका एक्सपीरियंस है तो आपको जो है आपका सब्जेक्ट भी एजुकेशन है, तो आप मुख्तलिफ़ सिचुएशन को हैंडल करने की स्किल्स भी रखती हैं। बच्चों को भी आपने पढ़ाया, बच्चियों को भी पढ़ाया है, बीएस को भी पढ़ाया है, मास्टर को भी पढ़ाया है, ठीक है। तो आपने मतलब ये है कि वैरायटी ऑफ सिचुएशन में बच्चों को डील भी किया और उनको मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स पढ़ाया और बहुत अच्छे रिज़ल्ट भी लिए हैं। तो वो जो स्कूल का लेवल है, साफ ज़ाहिर है स्कूल का लेवल उनसे कम है, तो यहाँ तो आप बहुत इजी रहेंगी उन बच्चों को पढ़ाने में, उनको हैंडल करने में, उनके बेहतर एकेडमिक रिज़ल्ट्स की अचीवमेंट में, हर हवाले से आपको आसानी होगी। कंपैरेटिवली अगर देखा भी जाए ना तो स्कूल के बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस वो नहीं होता जो यूनिवर्सिटी वाले तो शैतान होते हैं बच्चे। मैं भी पढ़ के आया हूँ, उसको सारे हम पढ़ के आए हैं। मकसद बात करने का ये है कि वहाँ पे वो उम्र की एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पे शरारतें ज़्यादा आती है बंदे को। तो स्कूल लेवल पे तो बच्चे ये इस तरह का कोई 1-2 होता है, अदरवाइज़ जो है ना ज़्यादातर बच्चे बेचारे जो है वो टीचर की डोमेन में कंट्रोल में रहते हैं। तो आप तो ये बता सकती हैं इजीली कि जब आपने इतनी चैलेंजिंग सिचुएशन में टीचिंग की है तो ये तो आपके लिए कोई मसला ही नहीं है। सर रिसर्च पब्लिकेशंस भी हैं मेरी 10। अब वहाँ पे जो बंदी बैठा होगा, साफ ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी का जो भी टीचर होता है उसका ज़्यादातर काम होते हैं रिसर्च पे है, तो आपसे आपके थीसिस, एमफिल या पीएचडी की रिसर्च के हवाले से पूछा जाएगा, पब्लिकेशन के हवाले से पूछा जाएगा, आपके जो रिसर्च यस करेंगे, रिसर्च टूल के बारे में, सैम्पलिंग टेक्निक्स के बारे में, आपकी जो है वो डाटा कलेक्शन के बारे में, ये सारी चीज़ें, स्कोप आपकी स्टडी का क्या है, आपकी फ्यूचर प्लानिंग अपनी डिग्री को लेके क्या है, आपको कहीं बाहर जाने का, यूनिवर्सिटी से कोई ऑफ़र मिलती है तब आप क्या करेंगी, तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। थैंक यू सर। ओके जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मुझे आपसे ये सवाल पूछना था कि मैंने ना असल में इंजीनियरिंग की है और मेरी जो मास्टर्स है ना वो इंजीनियरिंग में है, तो मैं असल में सिंध गवर्नमेंट में जॉब भी करती हूँ एज अ GST 14 ग्रेड में। जी जी। तो वहाँ पर जो है ना मैं मैथ्स पढ़ाती हूँ, तो मुझे इंटरव्यू के लिए कौन से मतलब सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस रखना चाहिए अपनी मास्टर्स अपना मास्टर सब्जेक्ट, मेरी बात सुने, अपना मास्टर, एजुकेशन, जनरल नॉलेज, 3 चीज़ें जी।
बाकी ये मैं कोई बात मैंने कई दफ़ा पहले भी बताई है, आप लोग शायद लेट फिर ज्वाइन करते हैं, कि जो आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है अभी जहाँ पे भी जौन सी जॉब आप कर रहे हैं, तो वो तो आपके इंट्रोडक्शन का पार्ट है, आपने बताना है कि आप ये कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन फिर आपसे पूछने हैं। अब देखें, जो आप किसी प्राइमरी स्कूल में जॉब कर रही हैं, एलिमेंट्री में या फिर हाई स्कूल में जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी मर्ज़ी से ना आपको क्लास मिलती है ना सब्जेक्ट मिलते हैं, ठीक है। तो वो साफ ज़ाहिर है कि हेड की डोमेन में ये चीज़ें हैं, वो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे डेलीगेट करते हैं अपने स्टाफ को, तो वो आप उसको एज़ इट इज़ जो है वो परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। बहुत कम जगहों पे ऐसे होता है कि जी आपको आपकी मर्ज़ी की क्लास और वो सब्जेक्ट मिल जाएं, या टीचर्स की आपस में अगर अनबन ना हो तो फिर भी पॉसिबिलिटी होती है। तो आपकी उससे एक्सपीरियंस से रिलेटेड सवाल उन्होंने पूछने हैं लाजमी, तो वो आपने बता देना कि आप इस स्कूल में इतने अरसे से ये टीचिंग कर रही हैं। जी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, सर मैंने वालेकुम अस्सलाम। ये पूछना था कि मेरे जो मेरिट लिस्ट में नाम है थोड़ा वो सा ऊंचा बोल 1700 सकती हैं की आप लाइन प्लीज़? में है, तो ये सर मैंने ये जी पूछना था कि जो मेरा मेरिट लिस्ट में नाम है वो 1700 की लाइन में है, तो देखें, फ़र्स्ट जो वो 700 800 तक है ना, तो इनके ये तो जस्ट रिजल्ट के जो मार्क्स हैं ना उनके लिए नहीं, यहाँ पे सिर्फ 1700 मेरी की बात लाइन में। सुने, मेरी बात सुने। ये जो इंटरव्यू आपका होना है ना, ये होना है जस्ट आपके टेस्ट के मार्क्स की बेस पे, क्योंकि जो एफपीएससी है ये एकेडमिक्स जी आपके सर। कंसीडर नहीं करता। जी, एकेडमिक्स आपके जो तो मार्क्स सर हैं वो कंसीडर नहीं होते, टेस्ट की बेस पे आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं। ओके। तो आप मतलब इस फील्ड में क्यों आना चाहते हैं? असल में मैंने जो इंजीनियरिंग में गवर्नमेंट जॉब मिल गई, तो फिर मैंने गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर ली, अभी एसएसटी में अप्लाई किया है। तो आप क्या समझते हैं कि इसका क्या बेस्ट आंसर होना चाहिए? सवाल आपका मैंने पूरा नहीं सुना, सवाल रिपीट करें कि आप ये जॉब क्यों ज्वाइन करना चाह रही हैं। देखें, एसएसटी की सीट कोई ऐसी नहीं है कि आपकी अगर इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं है तो आप आ नहीं सकते। आपका किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर विद बीएड है तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। उन्होंने इसको किया हुआ भी जनरलाइज है, तो इसमें ये सवाल जो है कोई केमिस्ट्री का होगा, कोई फिज़िक्स का, कोई इंग्लिश का, कोई कंप्यूटर का, कोई मैथ का। तो सर जी आपकी आवाज़ बस नहीं आ आवाज़ रही। नहीं आ रही। जी, अब आ रही है आवाज़? सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी जी, अभी आ रही है। अब आ रही सर है? डिस्ट्रैक्शन है बहुत। चलिए, नेटवर्क का इशू होगा। अब आ रही है जी आवाज़ क्लियर? मैं ये कह रहा था कि जो एसएसटी की सीट है ना, ये जनरल सीट उन्होंने अनाउंस की थी, और इसमें जो आपकी रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन है ना, वो आपकी मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट प्लस बीएड था, ठीक है। अब इसके लिए अगर किसी का इंजीनियरिंग में मास्टर है, किसी का बायो या फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ में है, तो वो आ सकता है, क्योंकि उन्होंने इसको रखा हुआ भी जनरल है। तो इसमें कोई इशू नहीं है कि आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री और आप क्यों आना चाहते हैं इधर। तो यहाँ पे तो इंजीनियरिंग नहीं पढ़ाई जानी, तो चूँकि नहीं पढ़ाई जानी, लेकिन उसके बावजूद केमिस्ट्री भी तो नहीं पढ़ानी जिस बंदी ने जाना है, उसको तो एसएससी जनरल की सीट पे ले जाया जा रहा है। ये पॉसिबल है कि आगे स्कूल में जब आप जाएंगे तो जो आपकी हेड मिस्ट्रेस है, प्रिंसिपल साहिबा है, वो आपके सब्जेक्ट को देख के आपको वही सब्जेक्ट असाइन करे जो आपका मास्टर डिग्री में है। ये चांसेस हैं, क्योंकि अक्सर हमारे यहाँ स्कूलों में जो साइंस डिग्री होल्डर हैं उनकी सीट्स वैकेंट पड़ी होती हैं, तो वहाँ पे आपको ये मिल सकता है। बाकी ये कोई इशू नहीं है कि इंजीनियरिंग में मास्टर है तो आप क्यों आना चाहते हैं। जी, लिमिट कितनी है फीमेल्स की? एज लिमिट अब मुझे याद नहीं, आई थिंक 35 ईयर थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, सर मैं क्या बात कर रही हूँ, और मेरा डबल मास्टर है, बीएस एजुकेशन प्लस एमए उर्दू, और इसके बाद मैंने एमफिल एजुकेशन किया रिसेंटली, साथ में आर्टिकल्स पब्लिश कर रही हूँ। और अभी मुझे फेज़ 1 में स्कूल पब्लिश मिला कर रही हैं या जो करा आउट रही ऑफ हैं? सोर्स हो। सर मैं कर रही हूँ। अच्छा जी, तो सर इसमें मेरा डबल मास्टर जो एमए उर्दू है वो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस मैंने आपने ऐसे ही किया था। जो एजुकेशन में आपने जब इंटरेस्ट अप्लाई किया था उस वक्त उर्दू मेंशन किया था या एजुकेशन?
सर एजुकेशन मेंशन किया था उर्दू मैंने। बताएं ही ना, फिर आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। बस ठीक है, ये मैं पूछना चाह रही थी सर। सेकंड में ये जिनका पूछना चाह रही हूँ कि जी जो पेप आप का एक सेकंड, जिनका मास्टर है ना, जो उन्होंने मेंशन किया था अप्लाई करते वक्त, वही बताएं इंट्रोडक्शन में भी। 2 मास्टर क्यों है, 3 क्यों है, बताने की ज़रूरत नहीं है। उसका मतलब ये होता है कि इस बंदे का तो ये तो मतलब ये है कि चांस बेसिस पे सब्जेक्ट ले रही है, चॉइस पे नहीं ले रही। ठीक है। जी अब जी अब आपका सर जो जी साथ जो पेप का स्कूल मिला है तो वो भी मैं शो करूँ कि मुझे मिला है या नहीं, क्योंकि मैं उसमें सर भी करनी ये कि मेंबर हूँ। आप बता सकती हैं कि रिसेंटली जो स्कूल आउटसोर्स हुए हैं तो वो आपकी मेरिट बेस पे आपकी उसमें आपको स्कूल मिला है, तो जी आप उस पर अच्छा काम कर रही हैं। तो उसमें ये लाजमी नहीं है कि जिसको स्कूल मिला है उसने वो स्कूल में रहना है और उधर ही बैठ के पढ़ाना है, तो वो स्टाफ हायर करके भी अपना निज़ाम चला सकता है। तो ये लाजमी नहीं है कि जिसको तो वो स्कूल तो हम मिले। ऐसे ही कर, हाँ बहुत वो बुरा है हमारा स्कूल। लेकिन मेरे आने वाले ने कहा कि आप इंटरव्यू में ये शो नहीं करें कि आप स्कूल की मेंबर हैं या लीड एप्लीकेंट के तौर पे काम कर रही हैं कुछ भी, तो वो इसमें बेहतर है। कोई आजकल एनओसी का इशू आजकल होता है। नहीं, एनओसी का इशू तो खैर नहीं होगा। बहरहाल ये है, आजकल एक माइंडसेट है, जो भी ऑफिसर इंटरव्यू ले रहे होते हैं ना, तो वो कहते हैं कि ये बंदा या जी बंदी ऑलरेडी चलें कहीं ना कहीं पे इंगेज तो है। तो चूँकि लाइनें लगी, आप देखें 50,000 बंदा एप्लीकेंट था इसका, एसएसटी का 52 सीट्स पे। तो लाइनें लगी, चले इसके पास कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी तो है, किसी ऐसी को मौका दिया जाए जो बिल्कुल बेचारी खाली हाथ बैठी। तो ये वाकई एक फ़ैक्टर है आजकल जो क्राइसिस चल रहे हैं हमारी यूथ के बच्चों के, जो बेचारे डिग्रीज़ लेके घरों में बड़े परेशान बैठे हैं। तो बेहतर है कि आप ना बताएं, आप यही बता देंगे आप कि फैमिली को प्राइवेट स्कूल अलाउट हुआ, वहाँ पे टीचिंग कर रही है, बस इतना बता दें। ओके सर, थैंक यू सो मच। जी नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़। सर ये काइंडली डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स की जो मेन रीजंस थी पूछना था सर, मैंने डेवोल्यूशन पूछना था डेवोल्यूशन कि ऑफ पावर 1700 2010 की बात कर रही हैं। जी मेरा 1700 की लाइन में है, उसमें में तो मुझे तैयारी करनी चाहिए या नहीं नहीं, करनी चाहिए इसकी इंटरव्यू की? आपको नहीं करनी चाहिए तैयारी। 1700 वाले के चांसेस नहीं है। डेवोल्यूशन ऑफ पावर का क्वेश्चन करनी हो रहा चाहिए, था, तो वो चलिए ओके। एक मिनट, वालेकुम अस्सलाम। मैं एक सवाल का जवाब दे दूं। डेवोल्यूशन ऑफ पावर का क्वेश्चन किसने पूछा, ज़रा रिपीट करें क्वेश्चन। बेसिकली मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि ये जो 2000 में डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स हुई हैं, मतलब सारी पावर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के हाथों में दी गई है, इसके पीछे मेन रीजंस क्या थे? इसमें ना की पहले फैक्टर इससे ये था कि डिविजनल लेवल पे जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेशन होती थी। मीन टू से ऐसे था कि प्रोविंसेस डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करते थे डिस्ट्रिक्ट्स को, वो करते थे कमीशन डिविजनल हेड क्वार्टर को। ठीक है, तो वहाँ पे डिवीज़न लेवल पे कमिश्नर था, तो वो कमिश्नर आगे फिर कम्युनिकेट करता था डिस्ट्रिक्ट से। तो आपको पता है आजकल मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन थोड़े फास्ट हो गए हैं, तो वो ताकि एक तो ये है कि डिस्ट्रिक्ट्स को रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए। अब उससे पहले जो हमारा डिवीज़न होता था ना, वो समझ लें कि आल इन आल होता था उन 3-4 अजला का, उनके एजुकेशन सिस्टम का, हर एक चीज़ का। तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आते थे हर डिस्ट्रिक्ट को, मैनेजमेंट के हवाले से, पॉलिसीज़ के हवाले से, इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से। तो अब जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वही पावर्स डेलीगेट कर दी गई डिस्ट्रिक्ट बॉडीज़ को, तो उनके लिए वर्किंग करना, पॉलिसीज़ बनाना अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो थोड़ा सा आसान हो गया। यही एक रीज़न थी कि एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम्स आ रहे थे, तो इसलिए पावर्स को जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ट्रांसफ़र कर दिया गया था। जी सर जो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे वो जनरल मेरिट पर बुलाएंगे या फिर प्रोविंशियल कोटा के बेसिस पे बुलाएंगे? काफी प्रोविंशियल बच्चियां कोटा कह के रही हैं बेसिस कि पे। टीजीटी का जो हुआ था, शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट जो हुए थे इंटरव्यू के लिए, उनको जो है वो ओवरऑल जनरल मेरिट पे बुलाया। नहीं नहीं, जनरल पे नहीं। अब मिसाल के तौर पर सिंध की 4 सीट्स हैं, सॉरी 11 सीट्स हैं, तो अब ये तो नहीं होगा ना कि अब फर्स्ट जनरल में पहले 500 में सिंध की कोई बंदी ना हो और 500 को बुला लिया जाए, ऐसे तो नहीं होता। वो प्रोविंस वाइज देखते हैं। सर मेरा क्वेश्चन ये है, ठीक है सर, थैंक यू। जी जी पूछें।
मेरी डिग्री जो है वो बीएस केमिस्ट्री की 2019 में हुई थी। उसके बाद जो है वो बीएड की 2021 में हुई थी। उसके बाद मैंने कोई टेस्ट वगैरह नहीं दिया था। तो अगर वो मुझसे पूछें कि आपने इतना गैप क्यों दिया है, तो मैं कैसे उनको डिस्क्राइब करूँगी? क्या करती रही हैं वैसे आप 3-4 साल? सर कुछ इश्यूज थे पर्सनल, शादी वगैरह हो गई तो। बता देना, ये पर्सनल इश्यूज़ नहीं है, ये हमारी सोसाइटी का एक अलमिया है कि जब बच्चियों की शादी हो जाती है तो वो उनके जो ख्वाब हैं वो आधे बल्कि अधूरे रह जाते हैं। तो वो ये आपने बताना है कि जी मेरी फिर शादी हो गई, फिर साफ ज़ाहिर है कि वो नई एक फ़ैमिली थी तो वहाँ पे मुझे एडजस्ट करना पड़ा। जो भी आपकी रीज़न्स है एक्चुअल बता दें, ये चीज़ें आपकी सर अब जो पॉजिटिव। हाँ फिर जी। वो आगे सब ना करे, उसका कैसे मैं आंसर करूँगी? क्या क्या? फिर वो कह दें कि जब आपको इतना अरसा नहीं करने दिया, अब जो आप कर रही हैं, अगर आगे उन्होंने सपोर्ट नहीं किया फिर? तो वो तो फिर आप बताएंगे ना कि सपोर्ट कर रहे हैं। अब सपोर्ट कर रहे हैं तो मैंने अप्लाई किया। अब मेरे हस्बैंड बाहर बैठे हैं बच्चों को लेके, चलें। चाहे वो साथ ना भी जाएं और बच्चे घर छोड़ के आप जाएं, उन्हें कहेंगे वो बाहर बैठे हैं, बच्चे उनकी गोद में बैठे हैं। आजकल बड़ा प्यार है हमारा और वो बहुत सपोर्ट करते हैं, बल्कि वो चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं। तो ये बातें करनी पड़ती हैं। पाकिस्तान के अंदर जो है ना माहौल इस तरह का है कि हमारा फैमिली सिस्टम इतना डिस्टर्ब है ना। इस पे फिर कभी बात होगी, कभी आप लोग कोई लाइव सेशन लेंगे मेरा तो उसमें इंशाल्लाह ताला जो फुल फ्लेज सेशन, उसमें इस तरह की बातें अक्सर मैं ख़ास तौर पे फ़ीमेल को एड्रेस करके ये बातें करता हूँ। कल को अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दें, आपने भी सास बनना है, तो आप अपने बदले अपनी बहू से ना लीजिएगा। मुख्तसर पैगाम है आप सब के लिए। जी नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़। सर मैं बात कर सकती हूँ? जी जी। हेलो सास बहू पे जी, नहीं करनी 43 लेकिन अटेंडीज में। अच्छा, सास बहू पे नहीं करनी, वैसे जी करें जी। नहीं सर वैसे ही सर मेरा 2020 में एसएसटी का एक एक्सपीरियंस गुजर चुका है इंटरव्यू का। और 3 ही लोग होते हैं, चेयरमैन और एक साइड पे एजुकेशन का बंदा, एक साइड पे जनरल जैसे आपने बताया। और बड़ा सोफिस्टिकेटेड था, एक बड़ा ही ऑब्वियसली एक लेवल का माहौल होता है। और जब एंटर होते हैं तो हमारे बहुत सारे आसान खता हो जाते हैं, वहाँ पे खुद को ऑर्गेनाइज करना मुश्किल होता है। अब यहाँ पे जो डिग्रीज की बात हो रही है तो मेरे माइंड में भी यही था कि मे बी द मोस्ट रिसेंट डिग्री के बारे में भी क्वेश्चन करेंगे, बट उनका जो फोकस था वो जनरल एसएसटी पे ही था। उन्होंने इस्लामियात के क्वेश्चन किए जो फीमेल साइड से थी। पहले उन्होंने इंट्रो भी कोई डिटेल में नहीं लिया, जस्ट सिटी के बारे में पूछा एंड सो ऑन। फिर उसके बाद उन्होंने जस्ट 3-4 क्वेश्चन ये किए इस्लामियात के कि सूरह तौबा में किस चीज़ का जिक्र है या ज़कात किन लोगों को देनी चाहिए। ना मेरे इस्लामियात सब्जेक्ट था, कुछ भी नहीं था, बट वी आर गोइंग टू बी अपीयर एज एसएससी जनरल, तो वो ये क्वेश्चन हमसे हम एक्सपेक्ट करें वो कर सकते हैं। फिर उर्दू के पूछे कि जाज़ मुरसिल क्या चीज़ है, एक शेर पढ़ा ये किस शायर का है, और मोमिन का और वाले का कौन सा एक ऐसा शेर था जो उन्होंने एक दूसरे को मतलब एक दूसरे को देने का कहा कि ये मैं से अपने दीवान के बदले। ये क्वेश्चंस पूछे। फिर वो चला गया एजुकेशन वाले बंदे के पास। उन्होंने एजुकेशन के बारे में ये पूछा कि वो कौन सा आर्टिकल है जिसमें हमारी एजुकेशन लाजमी करार दी गई और फ्री करार दी गई। कौन तो सा है? उसके बारे में 25A था। और एक जी इसके अलावा एक आर्टिकल था जिसके बारे में उन्होंने मुझसे पूछा था। और फिर जब हमारे चेयरमैन साहब के पास बात आई जनरल क्वेश्चंस की, उन्होंने कहा कि 5 कंट्रीज जिसके मैं नाम लेता हूँ उनके कैपिटल्स बताएं। ये शेयर करने का मकसद ये है कि बहुत इन द डेप्थ नहीं, बहुत ज़्यादा कंटेंट हमने अपने सालों में पढ़ा होता है। जब हम 16-18 साल की डिग्रीज के साथ जाते हैं बहुत कंटेंट हमारे पास होता है और हम उसको लेके ही बहुत कंफ्यूज होते हैं। सवाल अब मेरा यहाँ पे ये उठता है सर कि इंटरव्यू की एसएसटी फेडरल में कितनी वेटेज होती है। देखिए यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं कंसिडर कर रहे, सिर्फ आपको टेस्ट कंसिडर कर रहे हैं। तो उसके बाद वेटेज ऑब्वियसली कहीं तो डॉक्यूमेंटेशन में वेटेज होगी ना इंटरव्यू की। अगर एक बंदे का बिल्कुल ही अच्छा पीछे से एक्सपीरियंस भी आ रहा है, उसकी डिग्रीज भी सपोर्ट कर रही हैं, रेलिवेंट भी हैं एंड सो ऑन, बट इंटरव्यू में ड्यू टू सम जैसे ओपन हमारे हम इतना नहीं पढ़ तो लेते हैं लेकिन हमारी एक्सपोजर इतने नहीं होते और हम सालों बाद एक इंटरव्यू में 5 मिनट के लिए अपीयर होते हैं। तो उसकी कितनी वेटेज वो देते हैं कि अगर उसमें बंदा कोलैप्स कर गया तो बिल्कुल गया। इसके बारे में भी गाइड कर दें। इंटरव्यू आप रिफत वही हैं जो पीएचडी स्कॉलर है?
जी बिल्कुल सर। अच्छा, शायद आपने कोई लाइव सेशन में मेरा पहले लिया था। अच्छा, अब सवाल यहाँ पे जो आपका है ना, उसका जवाब ये है, इंटरव्यू जो है ना वो आपका डे होता है, एक डे नहीं बल्कि वो मूवमेंट आप कह लें, मूवमेंट्स कह लें या मिनट्स कह लें आप, कि वो होते हैं। अगर तो उस वक़्त आपकी परफॉर्मेंस जो है ना वो उनके अकॉर्डिंग हो जाती है तो आपकी सिलेक्शन हो जाती है, और नहीं होती तो फिर साफ ज़ाहिर है कि आप जितनी आपको अल्लाह ने स्किल्स दी हुई हैं, जितनी आपकी अचीवमेंट्स हैं, वो धरी की धरी रह जाती हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि एक बंदा बंदी जाता है कि जी मैंने तो तैयारी नहीं की थी, लेकिन बस वो सवाल पूछते गए, मुझे बस आते गए और मेरी सिलेक्शन हो गई। ऐसा होता है 1 2 3 लोगों के साथ। लेकिन बात यह है कि मैंने शुरू में ये जो बातें आपने बताई हैं, बिल्कुल यही बातें मैंने शुरू में बताई हैं कि आपसे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ज़्यादातर चीज़ें नहीं पूछी जाएँ, क्योंकि वहाँ पे उससे मुतालिक बंदा ही नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे जनरल चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, चेयरमैन का काम ही जनरल चीज़ें पूछना होता है। ठीक हो गया। अब बात यह है कि एकेडमिक्स वो नहीं कंसिडर करते, जैसे पीपीएससी करता है या बाकी कमीशन करती है, वो नहीं करता है एफपीएससी। वो आपके टेस्ट के मार्क्स देखता है और इंटरव्यू के 50-50 है, 100 नंबर टेस्ट का है, 100 इंटरव्यू का है। वहाँ पे आपकी जो परफॉर्मेंस है उसी की बेस पे आपकी सिलेक्शन होती है। अब कोई ये कहे कि एफपीएससी 100% ट्रांसपेरेंट है, इसमें बाइसनेस नहीं है, तो ये झूठ है। वहाँ पे 5 से 10% बाइसनेस भी एग्जिस्ट करती है, हमारे सिस्टम ही ऐसा है। तो वहाँ पे 5-7 बंदों की कोई ना कोई तगड़ी अप्रोच होगी। वो किसी बड़े यूनिफॉर्म वाले के कोई रिश्तेदार होंगे, किसी बड़े सियासी के कोई होंगे वगैरह वगैरह। तो 2 4 5 लोग ऐसे भी होंगे, ये अंडरस्टूड बात बता रहा हूँ आपको। तो होता है हमारे सिस्टम के अंदर। और रही बात ये है कि वहाँ पे परफॉर्मेंस की, तो भाई ये दुआ मांगे अल्लाह ताला से कि उस दिन आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए। अब अल्लाह जानते हैं किस किस के नाम आ चुके हैं फ़ाइनल लिस्ट में, लेकिन वो नाम अभी भी चेंज हो सकते हैं, क्योंकि हमारा एक मानना है कि तकदीर जो है ना वो अल्लाह ताला की बनाई हुई है, और उसको अगर कोई चेंज कर सकता है तो वो सिर्फ़ अल्लाह ही है, और उसको चेंज हम करा सकते हैं सिर्फ़ दुआओं से। तो इसलिए फिर अपने आप के ऊपर एक एतमाद रखें। मैं वही बात कर रहा हूँ कि जैसे आपने बताया कि वहाँ पे, ये पिछले लेक्चर में यही बातें मैंने की थी कि वहाँ पे जितने आप मर्ज़ी तगड़े होके जाएंगे, कमरे के अंदर दाखिल होंगे तो उस वक़्त हालात कुछ और होंगे आपके। वो जो एंग्जाइटी है वो एक नेचुरल होती है। अब यहाँ से पूछा भी जाता है सवाल कि आप बड़े वो अनकंफर्टेबल फ़ील कर रहे हैं या आपकी बॉडी लैंग्वेज आपको सपोर्ट नहीं कर रही, तो ये सवाल हो सकता है। तो वो आपने यही बताना है कि सर ये एक नेचुरल है कि जब आपको कोई जो है ना वो आपकी असेसमेंट हो रही है और आपकी पर्सनैलिटी की असेसमेंट हो रही है, जिसकी बेस पे आपके फ्यूचर के बारे में डिसीजन मेकिंग होनी है, तो ये एक नेचुरल चीज़ है कि एंग्जाइटी आपके फेस पे आती है। बट ये एक नेचुरल है, कुछ क्वेश्चन के बाद मैं कंफर्टेबल हो जाऊंगी। तो इसलिए फिर ये लक की बात है। अब जिसके जवाब उस वक़्त उनको अच्छे लग गए तो उनकी सिलेक्शन है। इंटरव्यू टोटली लक की बात है, ये मैं बता रहा हूँ। मुझे यही लगता है सर कि लक किया है। अभी मैं 3-4 दिन पहले देख के आई हूँ लेक्चर एजुकेशन का 18 स्केल का इंटरव्यू। काफी ज्यादा कैंडिडेट्स थे, 2 एक सीट थी, 11 लोगों को बुलाया हुआ था ओपन यूनिवर्सिटी में। तो सेम 11 12 11 लोग थे, काले कोट्स वाले, और सोफिस्टिकेटेड सा माहौल था। तो उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वह आपको उस लेवल ऑफ एंजाइटी से निकलने दें। मतलब मैं 9 बजे की मैं इंटरव्यू हूँ तो मेरा इंटरव्यू है 2:45 बजे। यू कैन इमेजिन द लेवल ऑफ एंजाइटी एट टाइम। और क्वेश्चन में आप सबसे शेयर कर, क्योंकि एजुकेशन के हम लोग हैं, तो प्याजे की थ्योरी उन्होंने पूछी और मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी उन्होंने पूछी, फिर उन्होंने कंक्रीट एंड फॉर्मल ऑपरेशन का डिफरेंस पूछा। क्योंकि एजुकेशन का है तो मे भी ये चीजें आपसे शेयर करती चलूं, लेकिन ये है कि जो दिमाग में है वो जुबान पे कितना कंटिन्यूअली आता है और वो आपको कितना टाइम देते हैं। और कोई इंट्रोडक्शन उन्होंने किया, इंट्रो जहाँ पे आपको होता है तो वहाँ पे आपकी फ्लुएंसी बन जाती है। जहाँ पे आपका इंट्रो भी स्किप हो जाता है तो फिर वहाँ पे फ्लुएंसी क्रिएट करना मिरर प्रैक्टिस के बगैर नहीं होता। सो आई डिड वेल बट स्टिल आई एम हेजिटेटिंग कि पता नहीं क्या हो, लक डज वर्क। और लॉबीज भी तो बहुत चलती हैं जहाँ पे, ये पता नहीं शायद किसी यूनिवर्सिटी का आपको होगा, यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा इंटरव्यू लेवल और जो कमीशन का इंटरव्यू का लेवल है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि यूनिवर्सिटी में चीज़ें इतनी ज़्यादा ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर्ड नहीं होती। जो कमीशन का इंटरव्यू होता है उसमें चीज़ें बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। तो बात आपकी यही है कि जिसको सबसे ज़्यादा वेट करना पड़ता है ना इंटरव्यू वाले दिन, सबसे ज़्यादा परेशानी उसको होती है। मिसाल के तौर पर उस दिन ना बंदा कुछ खा सकता है, ना कुछ पीने को दिल करता है, ना किसी से बात करने को दिल करता है।
कोई वहाँ पे जो आपकी वहाँ पे फ़ीमेल्स मौजूद होंगी, इंशाल्लाह ताला जोन ऑफ एजुकेशन की बहुत सारी आप इकट्ठी होंगी एक जगह, तो वहाँ पे कोशिश करनी है कि वो आजकल वो काउंटर मिलती है ना तस्बीहें छोटी, वो लेके जाएं, दरूद पाक पढ़ें, ज़िक्र अज़कार करते रहें, वहाँ पे बैठ के एक दूसरे से सवाल जवाब नहीं करने। तो इस चीज़ से अवॉइड करना है। उसकी वजह ये होती है कि अब एक बंदी सुबह 9 बजे गई है और 3 बजे उसका इंटरव्यू होना, तो ऐसे ही है, सुबह 9 बजे काम स्टार्ट होना है, 3-4 बजे तक जाना है। अब आपके जो है वो रिपोर्टिंग टाइम सुबह 9 बजे ही होगा सबका ही। अब साफ ज़ाहिर है कि वो एक बंदी है जो इन कुर्सी पे बैठी वैसे ही बंदे की बस हो जाती है। तो इसलिए ये प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब मैंने आपको कई दफ़ा बताया कि आप अपना इंटरव्यू काफ़ी सारे लोगों को दें, उनको बुक दे दें, उनसे कहें कि इससे सवाल पूछें, ठीक है। अब जैसे मैंने अभी एक मैसेज भी किया है कि जो मैट्रिक लेवल की इस्लामिक स्टडी है और पाक स्टडी है और इसके साथ साथ जो आपकी उर्दू है, तो उसमें जो बेसिक चीज़ें हैं वो काइंडली अच्छी तरह से देख के जाएं, क्योंकि आपने यही चीज़ें पढ़ानी है। तो ये बुक्स ले लें 9th 10th की, किसी बच्चे से ले लें और ये इनको, और यही चीज़ें किसी को दें, किसी मेल को फ़ीमेल को, कोशिश करें उनसे जिनसे आप हेजिटेट करते हैं अपनी फ़ैमिली में। तो इस तरह थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है। प्रैक्टिस इंटरव्यू के लिए चाहिए, ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं कोई मसला नहीं है, हम कर लेंगे, देखी जाएगी, हो जाएगा, खैर है। तो फिर वो वही होता है जैसे रिफत बता रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़। सर ये काइंडली सर ये जो स्कूल आउटसोर्स हुए इनका कोई प्लस पॉइंट भी है? ये 2 लोगों ने एक साथ सवाल किया है, समझ नहीं आई मुझे। सर क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस का डिफरेंस एक एग्जांपल के थ्रू। अच्छा, हमारी इंटेलिजेंस 2 तरह से होती है, एक हम कहते हैं फिक्स्ड है और एक कहते हैं हमारी फ्लेक्सिबल है। फिक्स से मुराद ये है कि एक चीज़ हमने किसी से सीखी है ना, हम कहते हैं कि वही ठीक है। यानी अगर आपने कोई टास्क, किसी प्रॉब्लम का सलूशन किसी दूसरे से सीखा है और उसी तरह ही आप कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आप अपनी इंटेलेक्ट को, अपनी जो इंटेलिजेंस या क्रिएटिविटी है उसको यूज़ नहीं करते, थिंकिंग को यूज़ नहीं करते, और जो आपने पहले से याद किया हुआ है, समझा, उसी को किसी न्यू जगह पे यूज़ कर लेते, ये आपकी क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस होती है। फ्लूइड ये है कि आप एक न्यू और डिफरेंट वे में उस प्रॉब्लम का सलूशन निकालते हैं। फ्लूइड से मुराद क्या है कि आप किसी भी प्रॉब्लम का एक न्यू या डिफरेंट वे से सलूशन निकालते हैं, ये आपकी जो है वो फ्लूइड इंटेलिजेंस है। जी, कोई और फीमेल सवाल कर रही थी। सर मैंने ये पूछा था कि जो स्कूल आउटसोर्स हुए हैं इनका कोई प्लस पॉइंट भी है? प्लस पॉइंट इनका है ना, एक तो नंबर 1 बात ये है कि बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो मतलब ये है कि पॉलिटिकल बेसिस पे उस वक़्त बना दिए गए थे, डेरे पे बनाया गया स्कूल, उसका कैचमेंट एरिया कहते हैं कि उसकी वो आबादी जो स्कूल को अटैच होती है, जिनके बच्चों ने स्कूल में पढ़ना होता है, तो वो कितना है, मिसाल के तौर पर 10 घर हैं जी, 12 घर हैं या 15 घर हैं, तो उनके साथ करीबी बस्ती में कोई स्कूल है। तो ये भी एक रीज़न है कि वो स्कूल जहाँ पे पिछले 30 सालों में 50 से ज़्यादा इनरोलमेंट नहीं बढ़ी, और वहाँ पे हमारे 4-5 टीचर, एक क्लास 4 NSB फंड, AEO DO सारे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो एक ये है कि वहाँ पे अगर उस स्कूल को आउटसोर्स किया जाता है तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो उनकी बचत हो सकती है। नंबर 2 बात यह है कि वहाँ पे 1 या 2 टीचर की रिक्वायरमेंट है, और हमारे शहर के वो स्कूल हैं जहाँ पे टीचर्स बहुत थोड़े हैं लेकिन स्टूडेंट बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट रैशनलाइज़ कर रही है उन्हीं टीचर्स को कि वहाँ से निकाल के उनको वहाँ पे भेजा जाए जहाँ पे टीचर्स की ज़रूरत है। तो ये इसके प्लस पॉइंट्स हैं। बाकी मतलब ये है कि ओवरऑल अगर मैं आपको सच बात बताऊं तो हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती। ये बात शायद अगर हमें करनी नहीं चाहिए वहाँ पे। तो हमारे जो प्राइवेट सेक्टर के स्कूल हैं ना वो बहुत बेहतर हैं प्राइमरी लेवल पे, ख़ास तौर पे गवर्नमेंट सेक्टर से। आप भी यही हैं, आपको इसका बेहतर अंदाज़ा होगा मेरे से। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। गवर्नमेंट सेक्टर में प्राइमरी में ये जो डेफिशिएंसी है वो तो बेसिकली लैक ऑफ आती है, शॉर्टेज ऑफ स्टाफ आती है। स्टाफ भी बहुत है। ज़्यादा है और स्टाफ मेरा एक स्कूल है वहाँ पे 2 टीचर हैं और 161 इनरोलमेंट है, ठीक है। और वहाँ पे साथ वाले गर्ल्स स्कूल है गवर्नमेंट का, और वहाँ पे जो तादाद है ना वो है 111। अब मुझे बताएं कि वहाँ पे मिडिल स्कूल है, वहाँ पे 5वीं तक की इस गांव की 80% बच्चियाँ हमारे उसमें पढ़। एक गांव में 2 स्कूल हैं, वहाँ पे
161 बच्चे बच्चियाँ पढ़ रहे हैं प्राइमरी में, और मिडिल में 111 पढ़ रहे हैं। माहौल का फ़र्क है ना। और एक और स्कूल है जहाँ पे 4 टीचर बैठे हुए हैं, ठीक है, और वहाँ पे एक्चुअल तादाद 60 है। अब मुझे बताएं कि टीचर भी मौजूद होते हैं फिर भी नहीं पढ़ाते। ये बड़ी दुख भरी दास्तानें हैं। जब सरकारी जॉब मिल जाती है तो फिर हम ये कहते हैं कि बस ठीक है जी, जैसे काम चलता रहे चलाएं। गवर्नमेंट की भी गलत पॉलिसियाँ। अब हफ्ता और इतवार को ऑफ़ किया हुआ है सरकारी स्कूलों के लिए, प्राइवेट वाले सैटरडे उनका वर्किंग डे होता है। हमारे पंजाब के अंदर अब एडमिशन का टाइम है, प्राइवेट स्कूलों वाले जो है वो फंक्शन ऑर्गेनाइज़ करवा रहे हैं। हमारे स्कूलों के टीचर्स को उन्होंने स्पोर्ट्स गाला पे लगा कि टीचर का स्पोर्ट्स गाला है ना, इनको टाइम हो। और वैसे टीचर्स की दिलचस्पी एक तो नहीं होती, ऊपर से उनको ऐसी एक्टिविटीज़ में इंगेज कर देते हैं कि ये इधर जाएँ तादाद कम हो फिर आउटसोर्स करें। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़। सर एनओसी अगर अभी लें तो मसला तो नहीं होगा? कोई या मसला ज़रूरी है नहीं कि है। हमारी पहले वाली एनओसी हो तो अप्लाई करने से पहले? आपका स्कूल प्राइमरी है, एलिमेंट्री है, हाई स्कूल है? सर हाई स्कूल है। अपनी हेड से कहें कि बैक डेट की ना कोई साइन करके आपको दे दे, अगले ऑफिस से जिस डेट की मिलती है मिल जाए, कोई मसला नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़। तो सर एफपीएससी का तो अपना है, उनका कुछ है जो कि फिल करना होता है, तो वहाँ पर तो डीओ की सिग्नेचर है। ओ भाई डीओ के है ना, डीओ आपको कभी भी डायरेक्ट नहीं करके देती होती, आप हेड से लेके जाते हैं। हेड से बैक डेट की ले लें, दे देगी। नेक्स्ट ठीक है क्वेश्चन सर, प्लीज़। थैंक यू। जी सर मैंने बीएस एजुकेशन किया है, बहुत अच्छा तो किया। हमने ना इंटर्नशिप्स की थी, वो यूनिवर्सिटी वालों ने ही करवाई थी हमने। हम्म वो थी 1-1 महीने की थी, हर सेमेस्टर में, हम्म ऑलमोस्ट 4 सेमेस्टर्स में की। हम्म तो वो मेरा एक्सपीरियंस ही है, तो वो मुझे बताना चाहिए कि आना नहीं? चाहिए। कहाँ पे पढ़ाती रही आप? 3 इंटर्नशिप्स तो हमने स्कूल्स में की थी, तो वो बता दें आप। गवर्नमेंट सेक्टर। जी इंट्रोडक्शन में या एक्सपीरियंस में पूछा जाता है तो बता दें। जी ठीक है सर। ठीक है जी, नमाज का टाइम होने वाला है। बाकी जितने भी आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछते, आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है, मैं उनके आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी जी फिर किसी दिन। आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स के लिए जब शॉर्ट लिस्ट करेंगे तो उसके बाद हम इंशाल्लाह को 4-5 अच्छे सेशन रखेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आप लोग जारी रखें अपनी तैयारी। मैट्रिक लेवल के जो सब्जेक्ट्स हैं कुछ मैंने ग्रुप में मैसेज किया है, इनकी बुक्स मंगवा लें, इनको भी थोड़ा रीड आउट करें। तो अल्लाह ताला आप सबको कामयाबियों से नवाजें। कोशिश करें कि नमाज जो है ना वो ना छोड़ें। जो हमारा है ना फंडामेंटल बिलीव्स हैं, उनमें सबसे पहला तो ईमान है अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, मतलब ईमान लाना कलमे की शक्ल में। उसके बाद सबसे जो मेजर फ़र्ज़ है ना हमारा वो नमाज है। तो ये एक ऐसा फ़र्ज़ है इसके ज़रिए हम अल्लाह ताला तक वहाँ तक पहुँच सकते हैं, वो चीज़ें ले सकते हैं जो हमने अपनी ज़िंदगी में शायद ही रिसोर्सेज के होते हुए किसी से लें। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ 2 मिनट 3 मिनट में। मैं 2-3 मरतबा मस्जिद में इत्तिकाफ़ में बैठा हूँ, तो हमारी मस्जिद के साथ एक घर है, तो वहाँ पे एक बंदा है, तो वो हमारे साथ इत्तिकाफ़ में बैठा है। वो फ़ौत हो गया, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। तो मैं नौजवान था, तो मतलब ये है कि तरावी पढ़ते थे, थक जाते थे, रात को सो जाते थे। तरावी के बाद रात को इबादत नहीं होती थी तो अक्सर सो जाते थे हम। तो जब भी मेरी आँख खुलती थी ना, वो बंदा बैठ के ना अल्लाह से बातें कर, दुआ नहीं मांगता था, वो इशारे जैसे नहीं कर रहा वो बंदा, किसी ऐसे बातें कर। एक रात ना मैंने उसे देखा बड़ी गौर से, और मेरे जहन में सवाल है कि कल इनसे पूछूंगा कि क्या बातें करते हैं आप अल्लाह से। तो अगले दिन मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं हाल वाल बांटता हूँ अल्लाह ताला के साथ, मतलब अपनी कहानियाँ सुनाता हूँ, और ऐसे जैसे वो अल्लाह साहब मुझे सुन रहे हैं और मुझे जवाब भी दे रहे हैं। ये होता है, जिसका स्ट्रॉन्ग बिलीव बन जाता है ना फिर होता है। मैंने उनसे पूछा कि अपनी ज़िंदगी को कोई ऐसा वाक़या बताएं कि आपने अल्लाह से मांगा और आपका पूरा हुआ। कहते हैं हाँ, मेरे घर में बच्चा पैदा होने वाला था, तो मेरे पास, वो इंतहाई गरीब फैमिली से था, मतलब उसका रोज़गार बहुत लिमिटेड सा था। तो कहा मेरे घर में बच्चा पैदा होने वाला था, तो जो हमारी गांव की दाइया है तो उसको फिर मैं ले गया। तो उसने मुझे कहा कि ये केस मेरे से हैंडल नहीं होना, आप इसको हॉस्पिटल ले जाएं और फ़ौरन ले जाएं, वरना बच्चे की या इनकी हालत बिगड़ सकती है। तो मैंने कहा 2 मिनट आप रुके, मैं अभी आता हूँ। मैं आया, मस्जिद में वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी। मैं कहा या अल्लाह, मेरे पास क्या है जो आप मुझे
वो उस दाई को कह रहे हैं कि जी इसको हॉस्पिटल ले जाओ, तो मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो कहते हैं कि मैं ना जी दुआ मांगता रहा कि या अल्लाह मैंने नहीं लेके जाना कहीं, इधर ही बच्चा मुझे चाहिए और अभी चाहिए, और ना मेरे बच्चे को कुछ हो ना मेरी बीवी को। मैं घर जाता हूँ, जाके देखता हूँ, दाई कहती है कि जी हज़रत आप लेट कर रहे हैं तो मसला बन जाएगा, आप जल्दी करें, किसी गाड़ी का अरेंज करें। हमारा गांव शहर से तकरीबन 35 से 40 मिनट के डिस्टेंस पे, अराउंड अबाउट 24 किलोमीटर। तो गाड़ी का अरेंज करें, लेट हो रहा है काम। वो कहते हैं अच्छा मैं अभी आया। तो वो ये समझ रही थी शायद कोई को पैसे पूसे का बंदोबस्त कर रहा है। कहते मैं फिर गया, फिर मैंने कहा मेरी नमाज और दुआ में कमी है। फिर मैंने दुआ मांगी, मैंने कहा या अल्लाह मेरे पास कुछ नहीं है, आप मुझे क्यों भेज रहे हैं उधर, मुझे इधर ही बच्चा दें और घर में ही पैदा और सही सलामत, कोई मसला ना बच्चे को, मेरे पास कुछ नहीं है, आप क्यों मुझे अस्पताल के चक्कर लगवाना चाहते हैं, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे आपसे चाहिए बच्चा सही सलामत चाहिए, अभी चाहिए, घर में ही चाहिए। कहते हैं वापस आया, दाई कह रही हैं कि आप पता नहीं आपको बात का असर ही नहीं हो रहा, हालत बहुत तशवीशनाक हो रही है आप। कहते हैं मैं फिर मस्जिद गया, मैं रोने लग गया कि या अल्लाह आप मेरी नहीं सुन रहे, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मेरे पास वसाइल नहीं है, आप मैं जाता हूँ उधर, आप कहते हैं वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, आप हर चीज़ पर कादर हैं, हर चीज़ जो चाहते हैं आप करते हैं, कर देना। कहते हैं कि मैं इस दफ़ा दुआ मांग के ना जल्दी कोई टेंशन थी साहब ज़रा बंदे को होती, जब मैं आया तो मेरा बेटा पैदा हो चुका था, बहुत सही सलामत खूबसूरत माशाल्लाह, और मेरी बीवी बिल्कुल ठीक थी। तो बात करने का मकसद ये है कि जब हम इस बिलीव के साथ मानते हैं ना कि या अल्लाह हमें आपसे चाहिए, तो फिर अल्लाह ताला ऐसे असबाब बना देते हैं जो बज़ाहिर हमें लगता है कि ये पॉसिबल नहीं था। तो दुआ मांगे अल्लाह ताला से, वालदैन से, अपने जो आपके हस्बैंड है, ये बड़ा एक अच्छा रिलेशन अल्लाह ताला ने बनाया है मियाँ बीवी का, उनसे कहें आपसे दिल से, वो आपके लिए दुआएं करें, आपके बच्चे हैं छोटे उनसे दुआएं करवाएं, तो नमाज़ पढ़ें। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब फरमाए। इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़।